तो स्वागत है आपका बहुत ही जबरदस्त इस सीक्रेट वाली डीएलएड की क्लास में। ये क्लास होगा बड़ी शानदार। एक एक टॉपिक को निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। मैं बोल रहा हूं कि मेहनत होगा तो मुकद्दर भी लिखा जाएगा। इस बार बिहार डीएलएड में सरकारी कॉलेज हासिल किया जाएगा। सरकारी की क्या बात करें, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। अपनी फैमिली पूरे बिहार ही नहीं भारत में अब परचम लहराएगी। और देखिए, मैं इस आज के क्लास में ढेरों सारा ऑब्जेक्टिव तो लेके आया हूं, लेकिन एक और बातें बता दे रहा हूं। आज कुछ प्लानिंग करना है, वीडियो के लास्ट में आज कुछ प्लानिंग करना है। प्लानिंग खुद के बारे में करना है कि सच में हम टाइम पास करने के लिए पढ़ें या किस तरीका से पढ़ाई करें, किस किस समय में आप पढ़िएगा, और जो जो हम आपको वर्क देंगे वो कीजिए। चैलेंज रहेगा अपनी फैमिली को डायरेक्ट 3 महीना से 4 महीना, और देखते हैं कि कौन जॉब हमसे छूटता है ना। कुछ प्लानिंग हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की समय मिलेगा तो। लंबा अगर क्लासेज रात में चला जाए तो फिर मैं उसके लिए सेपरेटली एक बार वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, लाइव बुलाऊंगा, और सबका कमेंट, पूरी टीम बैठी रहेगी और काम ही रहेगा सिर्फ कमेंट देखना। क्यों? आपके हर एक कमेंट को लिखा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। बहुत डीपली हम जा रहे हैं। हमारा मकसद कुछ परिवर्तन है, कुछ परिवर्तन नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे, जो लोग जय भीम बोल रहे हैं उन्हें भी जय भीम। हो गया? अब रहने दो। अमित सर जिंदाबाद, थैंक यू। क्लास को शुरू करें। अब आराम आराम से हम क्लासेस को शुरू करते हैं। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? आराम से शुरू करेंगे, हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे कि कल वाले सीक्रेट क्लास में मात्र 38 मिनट के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लड़ गया था, ठाए दे, तो यहां भी लड़ सकता है। तो आइए, हम आपके साथ हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको एक नई उम्मीद जगी होगी अपनी फैमिली से, हम उस उम्मीद पर खर्रा उतरेंगे। देखिए बाबू, मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आप जितना आपके दिमाग में प्रश्न होता है ना, मन करता है कि सबका जवाब दें, तो थोड़ा सा आपको वेटफुल तनी क्वेश्चन वो करो ही ना कि सर हमार नहीं बतिया रही है। तो एक माने हम एथी गुरु दिख रहे हैं, जोड़ने वाले पैचअप गुरु? हाँ, ऐसा नहीं है ना। मैं एक ही बात बोलता हूं, पता है क्या, कि मैं आपके हर सवाल का मुकम्मल, चलिए वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा, बोला नहीं गया है। पेपर लीक वाला नहीं है, कल वाला था नहीं, क्वेश्चन लड़ा नहीं, कल खुदे बोर्डे बंद हो गया। कल हम जो बोले थे वो आ गया था कि नहीं, लेकिन बोर्ड बंद हो गया। टेंशन मत लीजिए, वैसे भी नहीं रहेगा ये वीडियो। वो भी है, 3 अपलोड होगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा, ठीक है? भारत के अभी मैंने डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, लेकिन दोबारा आप डाउनलोड कीजिएगा, इस चैनल पर नहीं रहेगा वीडियो, ठीक है? इस चैनल से हटाना है। आप डाउनलोड करके अपने फैमिली में कोनो डाल दे तो अच्छा है, मतलब अपने चैनल पर। उससे ये रहे कि चलो भाई सर, मतलब हमने अपने इस फैमिली पर नहीं डाला है, ये ठीक रहेगा। चलिए, भारत के सबसे दक्षिणतम छोर का क्या नाम है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सर एकदम 1000% इंदिरा पॉइंट। तो आप बताइए दक्षिणतम माने का? अरे यार, दक्षिणतम माने भारत के सबसे निचला बिंदु को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे, अब लड़का बकलोलई कबो कबो कर देता है। क्या कर देता है? देखो, भारत का नक्शा तो बहुत फास्ट हम बनाते हैं, कैसनो बन जाए उसे क्या करना है, भारत से मतलब होना चाहिए। यहाँ देखिए बाबू, ये भारत का अपना इंडिया का मैप है। और भारत में यहाँ देखिएगा तो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप। समझिएगा बातों को ध्यान से, इस द्वीप को कहते हैं अंडमान निकोबार। वैसे भी यहाँ सबसे प्रसिद्ध निकोबारी कबूतर यहाँ का स्थानीय कबूतर माना जाता है। पता है बाबू, भारत का सबसे लास्ट वाला तो है बिंदु है, लेकिन ना, भारत का जमीन इसको भी कहते हैं। तो इसको लास्ट बिंदु कहेगा तो ये तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी से इस तरह से NH8 गया है, तो हम आपको पढ़ेबे किए थे। सुनिए, हाँ, NH8 से भी ये का हम बताएं यार, हमने आपको बताया था कि राजमार्ग हम पढ़ा दे रहे, मैंने टोटल भारत का सड़क। अब बताइए, पूछा था भारत का सबसे बड़ा सड़क कौन है, यही पूछा था आपको। बताइए तो बाबू, भारत का सबसे बड़ा सड़क कौन है? मैंने आपको बताया था, और आज के एग्जाम में वो आया भी था, है ना। पता नहीं किस पाली में, लेकिन क्वेश्चन कोई भेजा था। बताइए, भारत का सबसे लंबा सड़क राजमार्ग कौन है?
कसम तुम्हारू कर, बता देना, पुराने हिसाब से नहीं बताना है। NH7 मत बताइए, अब वो पुराना हो गया। NH7 यहाँ से बनारसी वाला पुराना हो गया। NH44 याद रख लीजिएगा, NH44 भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे माना जाता है। ये बातें आपको याद रख लेना है। पहले था NH7, कन्याकुमारी से यहां तक जाएगा, अब ये चला गया है NH44। चलिए ये हमको थोड़े बताना था, लेकिन जान लीजिए आज के प्रश्न यही था। मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बता दिए हैं आज, सड़क मार्ग में बता देंगे, मौका मिला है आज सब बता देंगे। चलिए बाबू, तो भारत का सबसे लास्ट बिंदु ये नहीं, ये बिंदु है। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और सबसे ऊपरी बिंदु बोलेगा उत्तर में बिंदु, तो इसे कहते हैं इंदिरा, इंदिरा कॉल बोलते हैं, इंदिरा कॉल। अब आपको याद कैसे होगा, तो जब आप कॉल से बतियाते हैं तो ऊपर बतियाते हैं, तो सबसे ऊपरी को इंदिरा कॉल। आज जब पैंट पहनते हैं तो नीचे से थोड़े ऊपर वाले लेकिन पहन लेते हैं, पैंट कहाँ पहनते हैं, नीचे, तो सबसे नीचे पैंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कॉल से बतियाते हैं तो इंदिरा कॉल सबसे उत्तर में ऊपरी बिंदु को कहते हैं। यहां एगो बहुत बड़ा पठार है, जहां पे यहां से एगो हिंदुकुश पर्वत, आरा काम, यहाँ हिमालय पर्वत, ऐसे देख लो बाबू पर्वत किस तरह भारत को, इसीलिए कोई चाइना उइना जल्दी अटैक नहीं करता है। हम लोग कितना सुरक्षित हम लोग को प्राकृतिक गॉड ने बनाया है। हेने से एगो पर्वत घेर के रखा है, ठीक है, आरा कामियोमा भला हो जाएगा, नहीं, हिंदुकुश पर्वत, यहाँ हिमालय पर्वत ही है, इस साइड आरा कामियोमा पर्वत है। तो चारों तरफ से, तीनों तरफ से तो हम घिरे हुए हैं। हेने कौन आएगा, तो पानी में आएगा, तो देखिए लेंगे। जाके जहां दोनों मिला है उसे कहते हैं विश्व का छत। तो क्वेश्चन पूछेगा विश्व का छत किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं पामीर का पठार। पनीर याद रहेगा, पनीर का पठार मत बोलेगा, पामीर। कौन बाबू, पामीर का पठार याद रख लीजिएगा, पामीर। अब हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, हिंदू है इसीलिए ना। यहाँ पे जो ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत के पूरब साइड जितने भी क्षेत्र थे, इस सब का नाम हिंदुस्तान था। पहले पाकिस्तान का नाम हिंदुस्तान ही न था, बाद में अलग हो गया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब अलग हो गया, है ना। तो इसे भारत विश्व का छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। ये भी बातें आपको याद रखना है। हमसे जितना हो सकेगा हम टोटल टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए इतना तो आप समझ गए, पामीर का पठार हो ही गया, सबसे नीचे सबसे ऊपर। अब आइए एक और थोड़ा सा बातें बता दें। यहां नीचे है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी बहुत लोग कहता है कोलंबो, बदल चुका है, श्रीलंका की राजधानी बदल चुका है। स से श्रीलंका, श्री से ही उसकी राजधानी है, बता दो कौन है। हमने इतना बताया, श्री से श्रीलंका, श्री से ही उसकी राजधानी है। पता है यहां से एगो लोग कहता है कि जब रावण सीता को लेके भाग गया था लंका, तब भगवान राम ने यहाँ एगो पुल बनाया था, जिसे हम लोग राम सेतु पुल या एडम्स ब्रिज कहते हैं, लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो पुल है उसको क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज। भारत का सबसे आखिरी बिंदु यहीं पे आपको मिलेगा, उसे रामेश्वरम कहते हैं, रामेश्वरम कहते हैं। ऐसे जाएगा रास्ता, एक बीच में अरे यहाँ पे एगो पुल है, भगवान जी नहीं बनवाए थे, ऐसा सुने होंगे आप लोग। तो रामेश्वरम उसका नाम है, लेकिन रामेश्वरम बोले, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। बाद में अगर जाफना वगैरह है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा हम लोग को डीपली नहीं जाना है। जितना जिस टॉपिक से पूछेगा हम पूरा इतना ना टॉपिक अंदर तक जान, माने पूरा डीपली हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन आपने भेजा है कि सर यही क्वेश्चन पूछा था का, ये क्वेश्चन, तो हम बोले कि याद करो, हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। विश्व आर्थिक मंदी, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया ना, कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध, कब हुआ था बाबू बताइए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 18 में। तो बाप रे बाप, जानते हैं क्या हुआ, युद्ध में इतना पैसा लगे कि सारा लोग भूखे मरने लगे, और उस समय मौसम भी खराब था। तो जब भूखे मरने लगे तो पूरा विश्व में भूखमरी आ गई, और ये आई विश्व आर्थिक मंदी 1929। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व आर्थिक मंदी किस दशक में, अगर क्वेश्चन पूछ दे किस दशक में, तो दशक का मतलब होता है 10 साल, तो 1930 के दशक में आंसर मारिएगा। 1900 ईस्वी नहीं, 1930 के दशक में। ईस्वी पूछे तो विश्व आर्थिक मंदी 1929 में। ये बातें आपको याद रखना है। पूरा विश्व भूखमरी आ गया, एकदम आर्थिक मंदी आ गई थी, तो विश्व आर्थिक मंदी आपको याद रखना है, ठीक है।
समझ में आ गया? कहेगा यस सर समझ में आ गया। सड़क मार्ग से क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, मैं पहले बता दे रहा हूं, कहिएगा तो अभी ये कंप्लीट कर देंगे सड़क मार्ग। इस क्वेश्चन में हमको खुदे डाउट है कि मूंगफली का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा बोला है, दूसरा बोला है, तो दूसरा राजस्थान होना चाहिए। राजस्थान है ही नहीं यहाँ पे, है ना। एक नंबर पे तो सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। 2 नंबर पे राजस्थान में होता है, और 3 नंबर पे अब कहाँ होता है वहीं पे मारा जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे कहाँ होता है आप बताइए? दूसरा तो राजस्थान है, खुदे ऑप्शन गलती दिया है। अरे बकलोल, सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ पे? गुजरात में, लेकिन सबसे ज्यादा थोड़े बोला है। मूंगफली के दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आप बताइए तीसरा बता दीजिए, बताइए मूंगफली के तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जब दूसरा राजस्थान है, नहीं पता है, तो तीसरा आप बता दीजिए, एम कहा जा रहा है ना। तो कह दे नहीं पता है, पता है तो मार लीजिएगा तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। अब दूसरा राजस्थान है, वो करा खुदे नहीं पता है, तो तीसरे ना मारिएगा, प्रथम पूछा ही नहीं है, सिंपल है ना। प्रथम पूछता तो मारते, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पता है सर, राजा लोग बड़ी बड़ी घटिया होते हैं, खाली बियाह करने के फेर में रहता है सर। पता आपका, हमसे बोलिएगा कि सर राजा लोग, तो सर से सरसों, सर से सरसों कहाँ पे? राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों होता है सर। राजा लोग बड़ा बेकार होता है ना, कहता है कि रात में कली को लाओ तो, क्या बोलता है? रात में जरा, रात में कली को लाओ तो जरा, रात में किसको लाओ? कली को लाओ, सुंदर लड़की को। तो जरा से हो जाएगा बाजरा, आ कली से मूंगफली। तो मूंगफली कहाँ पे? गुजरात में होता है। ठीक है, गुजरात में। रात में कली को लाओ तो, ये मैंने बताया था नहीं, रात में कली। फिर आगे भी बहुत सारा है, लेकिन ज्यादा लंबा हम आपको नहीं लेके जाएंगे। चलिए बाबू, निम्नलिखित में से किसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? भारत के एक इलेक्ट्रॉनिक शहर, जितना छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है ना, लाइट हो गया, तनी मनी बॉल, दूसरा दूसरा टाइप का कोनो मशीन छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, है ना, इस सब कहाँ बनता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर शहर किसे कहा जाता है? लिख लो बाबू, बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे झीलों का शहर किसे कहा जाता है? खूब सुंदर लगता है ना जी, झीलों का शहर, बताइए झीलों का शहर किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछ दे 7 टापुओं का शहर, पहले 7 हिस्सा में था, 7 टापू का शहर किसे कहा जाता है? हीरो का शहर किसे कहा जाता है? हीरा, हीरो नहीं, हीरा का शहर या हीरो का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो बाबू 7 टापुओं का शहर कहो, या फिर आप कह सकते हैं भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी भी कह सकते हो, या ये भी इसके नाम पर कह सकते हो सपनों का शहर, सपनों का शहर। ये कुछो अगर पूछ रहा है तो डायरेक्ट टिक करेंगे मुंबई। कौन हो जाएगा? मुंबई। झीलों का शहर किसे कहते हैं आपको बताना है। राजस्थान में बाबू, धन जी, राजस्थान में उदयपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। ठीक है, हीरो का शहर किसे कहा जाता है? हीरा, हीरा की बात कर रहे हैं हम, बताइए हीरो का शहर किसे कहा जाता है? हीर कुली है ना। मुंबई वाला सुना ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो वही वाला, है ना। बताइए हीरो का शहर, हीरा, हीरा, हाँ डायमंड सिटी। नहीं पता है? हमको भी नहीं पता है, सच में। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम हीरा पहन लोगे तो कितना सूरतगर लगोगे। सूरत में हीरा, लिख लो बाबू, सूरत को क्या कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है हीरो का शहर, या फिर इसे ना क्या बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। हमें जहां तक अहमदाबाद को कहा जाता है, सॉरी, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद में ज्यादा होता है ना, कपड़ा वगैरह का उत्पादन। चलिए बाबू, अरे बाप रे, अभी ये क्वेश्चन बताए थे। अब ये भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? हम चाहते हैं ना कि आपको परिवहन पढ़ा दें, परिवहन से क्वेश्चन आया है, आ भी रहा है, तो हम चाहते हैं सड़क मार्ग आपको पढ़ा दें, है ना।
हम माने मेरी इच्छा है, बाकी आप अपनी इच्छा को व्यतीत कीजिएगा, मैं देख ले रहा हूं। चलिए, भेज दिए हैं हम। आज सड़क मार्ग भी निपटा ही देते हैं। पूरा का पूरा जितना सड़क मार्ग है, NH 1 2 3 4, सबसे बड़ा सड़क कौन है ना, नेशनल हाईवे वगैरह, सड़क मार्ग खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर इज अ राइट आंसर। तुम तनी ऊपर रहो ना, काहे बार बार नीचे आ जा रही है, रोज सर हमारा है। ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। लास्ट में हमको याद दिलाना क्लास शुरू होने से पहले कि सर आज बोर्ड को फॉर्मेट करना है, ना तो भुला जा रहे हैं, बोर्ड हैंग करना शुरू कर दे रहा है। चलिए, सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार में सिल्क सिटी, बिहार में सिल्क सिटी के नाम से, कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो लिख लो बाबू, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, बिहार के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर एक प्रमंडल भी है। भागलपुर डॉल्फिन अभयारण्य भी है। कौन है बाबू? डॉल्फिन अभयारण्य। एक और बात बताइए आप, भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय है? बता दीजिए, भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय है और उसे किसने बनवाया है? अब ये पूछता है, बिहार से रिलेटेड बड़ी क्वेश्चन आ रहा है, नहीं पता है लिख लो, ए भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है बाबू? बिहार के भागलपुर में है। पाल वंश के राजा ने बनवाया था। कमेंट में लिख दीजिए पालवंशी, पालवंशी लिख सकते हैं, है ना, कोई मने गलत नहीं होगा। अब पाल वंश में कौन था आप बताइए, एगो ईमानदारी से बनेगा। हमारा पहला धर्म होता है, याद रखिए, मानव का धर्म, कि मानव को व्यवहार अच्छा तो होना चाहिए, लेकिन शिक्षा ग्रहण करना। तो पहला धर्म होना चाहिए विश्वविद्यालय में जाना। तो धर्म से धर्मपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था बाबू? धर्मपाल ने बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है? भागलपुर में है। इहो बतवा आपको याद रखना है ना, इहो बतवा आपको याद रखना है। का हो जाएगा, याद कर लीजिएगा तो, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय की जब बातें आई है तो एक और क्वेश्चन बता दो। चलिए, थोड़ा रहने दो, 3 गो विश्वविद्यालय पढ़ना है। अगला क्वेश्चन बताइए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचाई क्षेत्र है? इतना ना नहर है तो भाई, जहां पानी नहीं जाएगा, मान लो कि पूरा ये बिहार है, मान लो कि ये पूरा क्या है? बिहार है। तो मान लो थोड़ा देर के लिए पूरा बिहार है, तो इधर हम लोग को पानी की उतना जरूरत ना पड़ता है ना, इधर पानी नहीं पहुंचता। अपना बिहार सीधा नहीं है, इस तरह से मुड़ा हुआ है, देखो इस तरह से। इस साइड में हिमालय पर्वत है ऊपरवा, तो हमेशा पानी आते रहता है, आहने चढ़ता ही नहीं है। तो एक तरफ आ जाता है बाढ़, एक तरफ हो जाता है सुखाड़। अब बीच में है बिहार, ऐसे है, खालका में गंगा नदी बहती है। तो मेरे हिसाब से बाबू रोहतास, रोहतास की बातें कर ले। ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 BPSC में भी पूछा गया था। आइए कुछ तनी मनी याद करा दे इंपॉर्टेंट चीजें। आपने बोला था तो मैं सोचा कि काहे हम छोड़े। राजकीय भाषा क्या है भारत का? आप बताइए। तो राजकीय भाषा हिंदी है, ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछे कि द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू है। ये क्वेश्चन देखो, हिंदी कभी नहीं पूछेगा। और लड़का मारता है द्वितीय राजकीय भाषा संस्कृत। हे भगवान, कैसे जी रहे हो ये दादा। यहाँ देखो, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 26 तारीख के दिन पूछा था, पहला दिन है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये बातें आपको याद रखिएगा। राष्ट्रीय मेघा दिवस, तो मैं आपको बताऊं, इसी दिन बिहार में पता है एगो व्यक्ति का जन्म हुआ था, नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजकीय मेघा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस पर 3 दिसंबर के दिन इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है मेघा दिवस। अब आइए, डॉल्फिन दिवस आपसे पूछ देगा, बिहार में गोगा बिल डॉल्फिन वगैरह छोड़ो, रहने दो। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर ही छोड़ो। यहां देखो, 5 अक्टूबर से एक और बात बता दें, 5 अक्टूबर इबादत सर का नाम याद करो। 5 अक्टूबर को इबादत सर का नाम याद करो। डॉल्फिन है, इबादत सर डॉल्फिन नहीं है। 5 अक्टूबर को इबादत सर का बर्थडे है ना। तो बाबू मेरे, तो 5 अक्टूबर को इबादत सर डॉल्फिन दिवस, 5 अक्टूबर इबादत सर डॉल्फिन दिवस, याद रख लो। 5 अक्टूबर इबादत सर डॉल्फिन दिवस लिख लो। हाँ,
बहुत अच्छा। अपने बिहार का देखो, मान लो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और उन्होंने क्या बोलते हैं, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था जिनका नाम था अमार सोनाल बांग्ला, अमार सोनाल बांग्ला, रहने दो अब, ठीक है, उतना बजाना। भारत, यहाँ देखिए, राज्य का प्रार्थना क्या है, बिहार राज्य का, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ये है बिहार का राज्य का प्रार्थना गीत, ठीक है। और राज्य गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार, तो दोनों में याद रखिएगा, जब पूछे कि प्रार्थना, तो प्रार्थना मेरी रफ्तार में सूरज, सूरज भगवान को देख के प्रार्थना करते हो ना लोग, देखिए सूरज भगवान को। आज जब बोले राजगीत, तो गीत बोले तो मेरे भारत के कंठहार, तुम जब गाना गाते हो तो देखना देश के लिए गाते हो, भारत के लिए गाते हो, लेकिन प्रार्थना भगवान के लिए करते हो, है ना, भगवान के लिए नहीं, भगवान से करते हो। तो सूरज को गॉड अगर मानते हो तो कर सकते हो ऐसे मानने के लिए, है ना। बीपीएससी वालों को तय ले लो, अभी कुछ होना, पहले डीएलएड का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहा है। अभी बहुत जल्द जितना बीपीएससी है ना, आपको बताया नहीं था कि कहाँ तैयारी हो रहा है। अभी कुछ दिन के लिए क्लासेस बंद है, स्पेशल भारत का एक बैच लॉन्च हम लोग किए नहीं है, ऑल इन वन बैच, ऑल इन वन बैच नहीं हुआ है ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर, लेकिन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी डीएलएड और क्या बोलते हैं डीएलएड का एग्जाम चल रहा है, तो अभी थोड़ा दिन बीच में रोका गया है, लेकिन रोका नहीं जाएगा, सभी को शुरू किया जाएगा। कहाँ पे बीपीएससी, बीपीएससी की मैं बातें करूं, बीपीएससी या फिर मैं बिहार एसएससी की बातें करूं, ये दोनों के दोनों एग्जाम आपको ऑल इन वन एक बैच है, ऑल इन वन बैच का, ऑल इन वन माने एक ही वीडियो में सब तैयारी हो सकता है, ठीक है। और वो बैच ज्ञापन एंट्रेंस पर चल रहा है। एनीवे सब छोड़ो, हमको जो बताना था वो हम बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन ढेरों सारा है। अब आ जाइए, जैसे पूछेगा यहाँ पे राज्य के सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, अब बच्चा बच्चा को पता है, एक मिनट, राज्य के सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर हो जाएगा ना, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये बात है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो कौन बताइएगा, भारत का नहीं, बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कौन है बताइए, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन है, आपको बताना है कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन है। बिहार का बोल रहे हैं नेशनल पार्क, हम ये नहीं बोल रहे हैं वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन यही बोल दे कि राज्य में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, तो वो हो जाएगा कैमूर। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबू, तो बोध गया में है, ये बातें आपको याद रखना है। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बिहारों में सॉफ्टवेयर बनता है, ए बाबा रे, है ना, अगर पूछ दे तो याद रखिएगा पटना, अरे शहर सॉफ्टवेयर जितना टाउन शहर में होगा, तब बिहार में एक ही गो तो फेमस शहर है पटना, ठीक है। यहाँ देखिए बिहार का प्रथम, ये सब नहीं पूछेगा, प्रौद्योगिकी ये पूछेगा, प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ है, आईआईटी, बिहार का प्रथम भारतीय आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो डायरेक्ट आप लिखिएगा बिहटा में है। आईआईटी कॉलेज कहाँ पे है, बिहटा में। आईआईएम पूछ दे बाबू तो कहाँ पे है, गया में। आईआईएम मतलब क्या होता है, भारतीय प्रबंधक संस्था गया। पूछेगा प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार का प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट से मैथ, अरे हमारी मोहब्बत है जी, तो आपको सब याद नहीं करना है, सुनिए, ये याद करना है कि बिहार का प्रथम ज्ञान, तो सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन, तो कहेगा सबसे ज्यादा ज्ञानी हमको पता है सर, आर्यभट्ट मैथ के टीचर थे, तो वे ना, तो बाबू आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय, तो डायरेक्ट टिक करना है आर्यभट्ट वाला पटना में, ठीक है। बिहार के प्रथम विधि विश्वविद्यालय, तो विधि वाला चाणक्य, चाणक्य बड़ी विधि लगाते थे, चाणक्य बड़ा नियम लगाते थे, इंटर लेवल दोनों। चलिए एक और चीज हम तो नहीं मनी आपको बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तनी प्रथम से जान लो, जो बिहार से रिलेटेड है ना, बिहार से रिलेटेड है, तो आप लिख लीजिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, मैंने बोला था ना 9 तारीख के दिन हुआ था, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को पहले मीटिंग हुआ था जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए, है ना। भारत की
प्रथम महिला दलित लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। मीरा कुमार लड़का नहीं लड़की है, ये बात जिस तरह महिला जयवर्धन महिला ना होके पुरुष है, और वैसे ही मीरा कुमार लड़का ना होकर के लड़की है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला दलित सुन लो, पहले छोट जात में ना कोई छोटे जात लोग मानते हैं दलितों को, है ना, कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बनता। बिहार से एगो बनी, भारत की पहली दलित लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। गांधी जी शुरू कहां से किए थे आंदोलन? चंपारण 1917 में। सबसे बड़ा पशु मेला लिख लो, लिख लो इस क्वेश्चन को, इससे 3 प्रश्न पूछेगा, पूछ देगा। भारत एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत ही नहीं एशिया, तो बाबू सोनपुर। एमे कुत्ता बिलार सियार हाथी घोड़ा पाड़ा सब बेचाता है बाबू, सब कुछ बेचाता है सोनपुर के मेला में। दूसरा चीज पूछ देगा, हरिहर क्षेत्र का मेला किसे कहते हैं? हरिहर क्षेत्र, तो बाबू हरिहर क्षेत्र का मेला भी सोनपुर के मेला को ही कहते हैं। ये बातें आपको याद रखना है ना। चलिए अगर बात करें प्रथम खादी मॉल, भारत का प्रथम खादी का सूती समझते हो ना, खादी मॉल कहाँ है? पटना में है ना। अब बताइए देश रत्न का खिताब, देश रत्न किसे कहा जाता है? अरे देश रत्न उन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक बार संविधान गलती से कहीं गुम, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी, वो सीवान जिला के। अब बिहारी में होगा, जब एग्जाम देने जाते थे ना, तो पहले देवालवा में से चुनुआ निकाल के, पहले चूना से पेंट होता, चूना आहे लेखन करके खैनी बना, पहले तो लेट से जाएंगे, हाथ जोड़ जोड़ के कहे पेपरवा दे दीजिए ना, आ चूना निकाल के खैनी बना लेते हैं, खा के आ तब पेपर लिखते थे। इतना खतरनाक, और सबसे पहले लिख के जमा भी कर देते थे, है ना। तो हो जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन 1934 में, ये नहीं पूछता है, ठीक है। पंचायती चुनाव में महिला का 50% आरक्षण बिहार में दिया गया था, बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण, है ना। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए बिहार के चिरांग नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है चिरांग। चिरांग बाबू पता है कहाँ है? पहले सुनिए बातों को अच्छा से समझिए। पहले ये चिरांग है का, बिहार में एगो जिला है छपरा जिला, जिसे सारण कहते हैं। वहां जब खोदा गया ना, एगो गांव का नाम मान लो कि चिरांग है, खोदा गया चिरांग वाला गाँव में, तो निकला हड्डी। तो बाबू सबसे पुराना चीज बिहार में कहाँ मिला? हड्डी वगैरह का साक्ष्य 9 पाषाण, नया पाषाण काल का मिला है। लिख लो बाबू चिरांग 9 पाषाण काल, है ना। चेचर और चिरांग दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन, चलिए नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया? नालंदा विहार माने नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद कर दिया बाबू? इतना ज्यादा विश्व का, भारत का नहीं, सुनो ना, हम लोग अब बिहार को लोग पीछे किया है। जिस दिन बिहार आगे हो जाएगा, सब राज्य को दाबते हुए 1 नंबर का होगा, क्योंकि बिहार में विश्व का, भारत का नहीं विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था थी, ये नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन था? नालंदा बिहार था। लेकिन एगो आया चोट्टा आ करके जला दिया, नाम था ओकर बख्तियार खिलजी। नाम क्या था ओकर? बख्तियार खिलजी। अब क्वेश्चन देखो कहां से खखोर के पूछेगा, सुनो बातों को ध्यान से। क्वेश्चन पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने कब जलाया? जला दिए। जानते हो क्या है? उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जब आग लगाया तो इतना ज्यादा उनमें किताब था कि उसको जलने में 3 महीना तक वो जलते रह गया था, इतना ज्यादा किताब था। सोचो अब कि काहे जलाया? इसलिए क्योंकि उस संस्कृत में लिखा था, एक पढ़ने आएगा नहीं, और देखता था इतना ही जगह टैलेंटेड लोग, तो हम तो किताब पढ़ नहीं सकते, तो ना रहेगा ना पढ़ेगा कोई, जला देते हैं। तो जला दिया। ये बातें याद रखिएगा। 1193-94 के करीब में जलाया गया था, उसको नष्ट किया गया था। ठीक है, चलिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी कहाँ हुआ था इनका जन्म? जैन धर्म के 24वें गुरु आखिरी गुरु कुंडल ग्राम में, या कुंडल वन नहीं, कुंडल ग्राम में हुआ था। ये बातें आपको याद रखना है, कुंडल वन में हुआ था। पहले गुरु ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें। कहेगा बीचवा में कहा छोड़ दे, हमको नहीं याद है। चलो बोध गया में, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे 2 प्रश्न पूछा है, इससे 2 प्रश्न बाबू पूछा है। बोध गया में सबसे पहले तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
एगो वृक्ष था पीपल का, उसी के नीचे। क्या वो पीपल का वृक्ष अभी भी है अभी भी। सुनो बातों को ध्यान से, अभी भी वो पीपल का वृक्ष है, लेकिन वो वृक्ष नहीं है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की। उतना पुराना सूख सा के खत्म हो गया, ओकरे खानदान का रे। पेड़ सूख जाता है तो ओकर सोर और कहीं जाता है तो ऐसे वो पेड़ नहीं निकल जाता है, पीपल जल्दी खत्म थोड़े होता है ना। तो बाबू उ सूख गया है, ओकर खानदान का कोनो बेटा है पांचवा, याद कर लो बाबू, पांचवा, और सब सूख गया, पांचवा बेटा, याद कर लो, सी पांचवा वंश है वही वृक्ष। लेकिन जानते हो वो बोधि वृक्षवा को एक आदमी, सर पीडीएफ सेव कर लीजिए, चलिए थैंक यू सो मच, सेव कर लिए पीडीएफ। अब सुन लो, बोधि वृक्ष को बहुत पहले एगो बंगाल का राजा कटवा दिया, एकदम सब लोग गोड़ लग रहे हैं कि आई भाई हमें ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, इसको क्या करो, ऐसे ऐसे मतलब माथे से लगाओ, चाहे चूमो, चाहे जो भी है। किसको? उस पेड़वा को ही कामवा कर रहे थे। तब तक एगो राजा टहलते हुए जा रहे थे, हे का गाछ के लगे भीड़ लगाया है जी, कुछ हुआ है का? है? हाँ सर, हाँ गया, गए थे घूमने के लिए। हाँ बाबू सुनो, कुछ हुआ है का? तो नहीं, यही ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब भीड़ कह लगा है। सैनिकों पेड़ को काट दो। उस चोट्टा राजवा का नाम था शशांक, बंगाल का शासक था। आपसे पूछा जाएगा बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? बंगाल का एगो शासक था, नाम था शशांक। इस शशांकवा का किया कि बोधि वृक्षवा को कटवा दिया। अभी जो बोधि वृक्ष है वो पांचवा वंश का बोधि वृक्ष है। ये बातें आपको याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ये भी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप जानते हैं कि 1916 में लखनऊ में मीटिंग हुआ था। लखनऊ में जो सबसे, हमको लगता है ना, हम जितना इतिहास पढ़े हैं उसमें सबसे सुंदर मीटिंग हमको यही लगा है। जितना कांग्रेस अधिवेशन हुआ सब, पता है क्यों? क्योंकि इस मीटिंग में हिंदू भी, मुसलमान भी, गरम दल नरम दल सब लोग एक हो गया था। कितना मजा आ रहा है ना, वाह, सब लोग एक हो गए, अब देश की आजादी मिल जाएगी, तो बहुत मजा आया। तो इसीलिए इस समय अध्यक्ष मजूमदार जी थे। देखो तो अजीब नाम है ना, जब सब लोग एक हो तो मजा आएगा, तो मजा आ गया, मजूमदार, एकदम मजेदार था यार ये मीटिंग। तो मजूमदार जी थे, ये बातें याद रखना है। लखनऊ में मीटिंग हुआ था, इसमें नरम दल और बिहार, किसने बिहार में नील उगाने वाली प्रश्न प्रस्तुत किया? इसी मीटिंग में एगो बिहार के गया आजा, बोला ए हमको, हमारा एगो प्रश्न है का, अंग्रेज बिहार में खाली नील उपजा रहा है, 3 कठिया प्रणाली लगाया हुआ है, बताइए ना, 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील उगवा रहा है, वो उपजाऊ सबसे जो बढ़िया खेत है वही में, है ना। वो कौन व्यक्ति थे? तो उसका नाम था बाबू राजकुमार शुक्ल। यही महात्मा गांधी को इनवाइट किए, महात्मा गांधी आइए ना हमारे यहाँ। तो 17 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए थे, 1917 में चंपारण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चंपारण, जिसे 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं, 3 कठिया प्रणाली, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है। अगला, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ही बताया था कि किसान सभा 2 गो हुआ, एगो बिहार में किसान आंदोलन मान लो, एगो भारत में किसान सभा का गठन। तो दोनों का डेट भी बताए थे, बताइए, दोनों का डेट वगैरह भी हम बताए थे। 3400 विद्यार्थी हैं, तो बाबू हम कहेंगे कि एक बार वीडियो को लाइक कर दो, तो 3400, यानी जितना जल्दी हो सके। लाइट नहीं कटेगा, टेंशन मत लो, आज नहीं कटने देंगे, आज कटेगा, इसकी औकात है। लेकिन रुक जाओ, इसका आंसर दो और डेट भी बताओ। आपको 2 गो बताना है, बिहार प्रांतीय किसान सभा भी आ और क्या था जी? भारतीय ना था जी, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान सभा, ये दोनों बताना है, डेट बताना है दोनों। तब तक हम बोर्डवा बंद नहीं हो, एक उपाय करके आ जाते हैं, है ना। तब तक नहीं, मतलब बोर्डवा बंद हो जाएगा तो पढ़ोगे कैसे? चलिए लाइक कर दिए हो?
चलिए बाबू, किसान सभा की बातें करें तो 1929 में किसान सभा, ये हो गया 1936 में। अब ये किसान सभा के अध्यक्ष मतलब इसके कर्ता दाता बताइए ना। दुनिया का सारा दर्द दो ही लोग सहता है, एक किसान और एक जवान। सब सह जाओ ना तो सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सर सब सह जाओ ना, का हो जाएगा तो किसाने ना हर चीज सहता है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 1935 में पहला जिला स्कूल खोला गया था, मस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो बाबू। पहली बार जिला स्कूल खोला गया था कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में या दरभंगा में या पटना में, या फिर तो पहली बार स्कूल शिक्षा की बातें पटना में ही अच्छा लगता है, शहर में ही पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिख गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था, सिख के आखिरी गुरु हैं जिनका जन्म 1666 में हुआ था। मैंने आपको याद कराया था 1666। पता है ये जो पंजाबी लोग होता है ना, 1.25 लाख के नीचे बतियाता ही नहीं है। नहीं बोला था गुरु गोविंद सिंह का कहना था कि क्या था जी, चिड़िया नु में बाज लड़ावा, माने चिड़िया को इतना मोटिवेट कर देंगे कि वो बाज से लड़ जाएगा। गीदड़ नु में शेर बनावा, माने गीदड़ को इतना मोटिवेट करेंगे कि शेर की तरह लड़ेगा एकदम। चिड़िया नु में बाज लड़ावा, गीदड़ नु में शेर बनावा, और 1.25 लाख से एक लड़ावा, फिर गुरु गोविंद सिंह नाम का हुआ। 1.25 लाख के नीचे माने एगो 1.25 लाख से फरियाने की क्षमता रखते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो कहाँ है बाबू गुरु गोविंद सिंह? बिहार में इनका जन्म हुआ था, पटना में, याद रख लीजिएगा 1666 में इनका जन्म हुआ था, है ना। सिख के 10वें गुरु हैं, है ना। सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर मार दिया, जहांगीर था, हाँ। जहांगीर बोला कि हमारा बेटा को बिगाड़ रहे हो, मुआ देंगे। असहयोग आंदोलन जब हुआ था 1920 में, तो वो तो अपने यहाँ पूरा भारत में हुआ था, लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का अगुवाई किसने की थी? मान लो कि उन्हें असहयोग आंदोलन हुआ है, अब बिहार में सभी किसान को लेकर के असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, तब बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने की थी। ये लिख लीजिएगा, किसने किया था बाबू? स्वामी विद्यानंद, समझे। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में किसानों का अगुवाई किसने की थी? तनी जल्दी बताइए ना। हाँ, स्वामी विद्यानंद, हाँ जी, किसानों को लेकर के विद्या दे रहे थे। चलिए, 33 बिल्कुल सही जवाब है। अगला, इनमें उत्तराखंड बाघ परियोजना कौन है? आपको मैंने उसी दिन बताया था बाघ परियोजना के बारे में, या राष्ट्रीय उद्यान, हम पूरा आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे बाबू। उत्तराखंड जिम कार्बेट, कार्बेट नेशनल पार्क। अब आइए थोड़ा सा हम लोग परियोजना के बारे में नहीं, बाघों के बारे में पूरा जान लें। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान रट लो, मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, पता है? देखो ना, ये भगवान कृष्ण है, आई गोपियां है, गोपी मां लड़की, भगवान कृष्ण पर लड़की बड़ी फिदा रहती थी, इतना सुंदर करिया आदमी थे कि भगवान कृष्ण पर लड़की बड़ी फिदा रहती थी। सोचती थी कि काश भगवान कृष्ण मेरे पति देव होते। तो इन्होंने सोचा कि कान्हा से चल रहे हैं, फंसा लेने कान्हा को। तो इन्होंने कहा, बोला कान्हा को पाने के लिए पेंच फंसा रही थी। देखो ना, लेवल देखो इनका, कान्हा को, तो कान्हा को पाना पूरा पेंच फंसाना, है ना। आप बता, कान्हा को माधव भी कहते हैं, मैंने बताया है, कान्हा को माधव भी कहते हैं, है ना। कान्हा को पाना पूरा पेंच फंसाना, और जब फंसा लेगी तो शादी के रिश्ता में बंध जाएगी, और जब आप शादी के रिश्ता में बंधेगा ना, तो शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कंवारा, है ना। तो मेरे बाबू जब बन जाएंगे तो लोग क्या कहे, हे भगवान शादी करके डूब मरी, डूब मरे मैं शादी क्यों किया? जो शादी किया उससे पूछो कितना पछता रहा है। तो आप देखो, कान्हा को पाना पूरा पेंच फंसाना, ठीक है। आप बंद रिश्ते में बन जाना, फिर डूब मरी, डूब मरी। संजय डुबरी, याद रख लेना है, संजय डुबरी। संजय जैसे डुबरी आएगा, अरे बाप रे डूब गए थे तो शादी करके, ये तो मध्य प्रदेश में बांधो, रिश्ता में बंधना था, अरे ब्याह वाला बात है। माधव भी पेंच वाला बात मध्य प्रदेश, सतपूर्णा मध्य प्रदेश, पाना का, कान्हा को पाना था ना, तब पूरा का पूरा आपको याद हो गया। जितना राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, नहीं बता दिया?
अब आपसे पूछेगा सतपूर्णा, आई बाप रे, सतपूर्णा 7 जन्म का रिश्ता था ना, तो बाप रे सतपूर्णा जैसे बोले मध्य प्रदेश, है ना। जो खाएगा वो पछताएगा, जो ना खाएगा वो पछताएगा ना बाबू, हम कह रहे हैं ना पछताना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुजरात में एक ही गो राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में, अब मत कहिएगा सर मोदी जी का घर गुजरात में है तो गिरा हुआ आदमी, नहीं सर, उस इससे हम नहीं बोले, बस गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए फेमस है। यहाँ पे एक ही गो पूछा है अभी तक, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। एक और चीज बता दे गुजरात में, सुनिए, भारत में सबसे लास्ट में सूरज है ही जा पहुंचता है, देख लो, यही इस जगहिया का नाम है। आपसे पूछ देगा सबसे पश्चिम में सूरज जो जहाँ पहुंचता है, सबसे लास्ट में यहीं पे ना पहुंचेगा सूरज, इधर से पूरब से आएगा तो इसे गुहार माता कहते हैं, गुहार माता या गौर माता, गौर माता, ठीक है। ये बातें आपको याद, गुहार माता या गौर माता, जहाँ लास्ट में सूरज पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पे बसंदा कहिएगा, यहाँ पे ब्लैक बक कहिएगा या मरीन कहिएगा, तो आपकी मर्जी है। नहीं तो ठीक है, आप बताइए, जब आप गिर जाते हैं तो दुइये को कंडीशन आएगा, गिरिएगा या तो आपका पैरवा ब्लैक हो जाएगा, है ना, आना तो कहीं गिर के मरिए जाइएगा, मरीन तो गिरिएगा बाबू, तो गिरे ब्लैक बक नेशनल पार्क या मरीन कक्ष की खाड़ी वाला, तो मरीन, दोनों याद रखिएगा। अब वसंदा का याद करना है ना। अब बोलो तो बाबू, अब हम बोले क्या, मरीन तो मरीन, अरे बाप रे, ये तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, हटाओ, है ना। ब्लैक वही हो जाएगा, सब पासे में है, रात वाला घटना। अच्छा, राते में ना आप गिरते हैं, दिन में बहुत कम लोग गिरता है, देखना अंधारा में जाओगे तो लेकिन उलड़ के गिर जाओगे, है ना, तो गिर जाओगे तो क्या हो जाएगा, करिया हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक बक हो जाएगा, है कि नहीं। ओकरा बाद से केना अगर छत पर से गिर गया तो कहानी खत्म, नाम के आगे स्वर्गीय लगेगा खूब बड़ा में, आ गाना बजेगा हंसते हुए फोटो पर, कैसी है अनहोनी, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। अब आ जाइए राजस्थान में। आप तो जानते हैं कि राजा लोग हमेशा रणभूमि में लड़ते रहते हैं, रणभूमि में लड़ते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, राजा लोग सर हमेशा केवल राजा लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। कितना रिस्क है ना सर राजा लोगों को, हम लोग रिस्क है, तो केवल रणभूमि में रिस्क है, तो रिस्क से याद रखेगा सरिस्का, सरिस्का याद है, स रिस्क, है ना। केवल से केवला देव, रणथंभौर, सरिस्का, हमेशा डेंजरे काम करता है लो राजा, ठीक है। तो डेजर्ट, है ना, ये याद कर सकते हैं, मुकुंदरा याद कर सकते हैं, है ना, मुकुंदरा। तो हम कहेंगे राजस्थान में हमेशा युद्ध होता है राजा लोगों का, क्योंकि केवल केवल क्या होता है, इधर देखो इधर, अब केवल केवल सर पता है, केवल युद्ध होता है, केवल रणभूमि में बड़ी रिस्क है सर, रिस्क है और डेंजर भी है, डेंजर तो केवल से केवला, रण से रणथंभ, और रिस्क से रिस्क और डेजर्ट हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखना है, इतना तो याद हो गया तो काफी है, इंपॉर्टेंट है ना, काफी है, ज्यादा थोड़े आपको याद करना। अब आ जाए हरियाणा। कितना लोग फिल्म देखे हैं सलमान खान का सुल्तान, मैंने यहाँ छोटा सा लगा रखा है सुल्तान, देखिए वो हरियाणा का ही सीन रहता है। एक और बात बताएं, हरियाणा में महिलाओं का लिंगानुपात सबसे कम है। आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम पढ़ी लिखी महिला, तो महिला में देखा जाए तो कम पढ़ी लिखी भी हैं, या फिर क्या बोलते हैं, अरे यार क्या ध्यान है, वो वहीं से एक नारा चला, क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला लिंगानुपात बड़ी कम, सबसे कम है, बेटी बचाओ, क्योंकि जहां कम रहेगी बेटी, एक मतलब बेटी के साथ में खतरा है, क्योंकि हरियाणा में जाके कोनो ब्याह कर लेता है ना, तो वही जैसे ओकरा के काम कराना शुरू कर देता है लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से ये नारा शुरू हुआ था बाबू, तो बाबू ये हरियाणा से शुरू हुआ था, ये बातें आपको याद रखना है। तो बाबू आप बताइए, सुल्तान फिल्म देखे हो, एकदम हरियाणा पंजाब वाला खूब माटी में खेलता है, तो सुल्तानपुर झील अभयारण्य या फिर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों का है, याद रख लीजिएगा, हरियाणा में है। जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, आइए बताएं, देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक ही को पूछेगा, सलीम अली और किश्तवाड़, सलीम अली और किश्तवाड़, हम आपको कहा बताएं, बस याद कर लो कि हंगुल हिरण के लिए ये फेमस है, सलीम, जम्मू कश्मीर में याद कर लो बाबू, दाची,
दाची, सलीम की चाची। हमेशा देखिएगा, आपकी मम्मी आपकी रक्षा करेगी, लेकिन चाची हमेशा जलते रहेगी, वारे करेगी। किश्तवार, याद रख लीजिएगा, किस्तों वाला प्रश्न बताए थे ना, किश्तवार आपको याद रखना है ना। तो बाबू जम्मू कश्मीर वाला याद रखिएगा। लद्दाख में हिमेश, हेमिस होगा, हेमिस, हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। मिस, सर मतलब तो हमको सर बोलते हैं, कोई लड़की हुई तो मिस कहोगे, है ना, तो कहेगा ये मिस, बड़ी डेंजर आदमी हैं आप, है ना। सलीम की चाची तेंदुआ परिवार की लादो मिस, तो सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क, चाची से दाची राम, यहाँ इसमें तेंदुआ होता है, ये भी याद रखना है। लादो मिस से हो जाएगा लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये नहीं पूछता है, तेंदुआ अधिकतर पूछा है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में भी कोई खास नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भगवान खीर खाते हैं, ये हम नहीं बताने वाले। उत्तराखंड याद कर लो, आजा उत्तराखंड, वाह, देखो तो कितना स्मार्ट आदमी को लगाए हैं हम। देखो बाबू, पीडीएफ सेव कर लिए हैं बाबू, आज पीडीएफ ये दे देंगे, ठीक है। चलो बाबू, बेटी पढ़ाओ बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा दिन भर कमाओ और घर चलाओ, वाह, ये भी बात सही है सिस्टर। यहाँ देखो, बाप रे, उत्तराखंड, मान लो कि कल ने बताया था किसी के राजा जी जिम करके गोविंद के साथ सोचे कि चलते हैं भाई, पूजा वूजा करना है, तो गंगा में उतरे। तो राजा जी नेशनल पार्क जिम कार्बेट आनंद लेने, तो नंदा देवी गोविंद के साथ, है ना, गंगा में उतरे। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो फूलों की घाटी याद रख लेना, उत्तराखंड। फूलों की घाटी बड़ी पूछता है बाबू, फूलों की घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ पे है बाबू, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ये बातें आपको याद रखना है। यही उत्तराखंड में आपको चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा दें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव सन 1972 में लगा था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है। पूरे भारत में कितना जंगल है सर, जिसमें जंगल में सब जानवर सुरक्षित, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखो तो 1.35% है। अगर बात करें कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, हेली नेशनल पार्क, जिसको नाम बदल करके 1936 में जिम कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। लिख लीजिए, भारत का पहला नेशनल पार्क, माने मान लो सब लोग जानवर को मार रहा है, तो सरकार पर रोक लगा दी कि भाई पूरे राष्ट्रीय पार्क है, कोनो आके देखो ना राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क था उत्तराखंड में, इसी को नाम बदल के जिम कार्बेट रख दिया गया 1936 में। ये बात है, भारत का पहला। लेकिन अगर बोल दे कि सबसे बड़ा, तो मैंने बोला था ना, हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर वाला, है ना, लद्दाख वाला। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे बड़ा है तो छोट जंगल कौन है, तो आइए, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन। बटन कितना छोटा नहीं होता है, साउथ बटन अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये बातें याद रखिएगा। बब्बर शेर जो है राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में आपको मिल जाएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ, तो तैरता हुआ चले जाओ मणिपुर में, केबुल नाम जाओ, यहाँ संघाई हिरण पाया जाता है। देखो तैरता है, ये क्या करता है बाबू, तैरते रहता है। ये बातें आपको याद रखना है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। याद रखिए, गुजरात के कक्ष में है। बाकी आपको नहीं जानना है। अगला क्वेश्चन बताइए, हार्बिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है, हार्बिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है, फटाक से बताइए। हार्बिट ऑफ शिमला, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। हार्बिट ऑफ शिमला, तो मैंने बोला था ना, एओ ह्यूम को कहा जाता है जनता का मित्र, पशु विज्ञान का जनक। इन्हें कई गो नामों से जाना जाता है। पक्षी विज्ञान का, इन्हें पक्षियों से बड़ी है ये अंग्रेज, लेकिन भारतीयों, इनका दिल भारत के लिए धड़कता था, पक्षियों से प्यार करते थे। पक्षी विज्ञान के जनक हार्बिट ऑफ शिमला, हार्बिट ऑफ शिमला, शिमला का संत इन्हें कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है।
जिन वही महात्मा गांधी को बोले थे कि देख गांधी जी जइयो ना बाबू, तब जब बिहार में भारत में जाना तो 1 साल तक कुछ मत करना। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु हैं। ठीक, अब आ जाइए, आंदोलन किससे सीखे हैं? आंदोलन की शिक्षा किससे लिए हैं? आप भूख हड़ताल की शिक्षा किससे लिए हैं? भूख हड़ताल कि देख कोनो बात ना ये भूख हड़ताल आजकल छोटका लड़का करता है। कह देगा हमरा के खिलाओ ना, कीन ना कीनेगा तो क्या करेगा? लुटा जाएगा, कहेगा आज हम खाना ना खाएंगे। मत खाओ, हमारी मम्मी कहती हैं कि बकरी के भूख लगी लकड़ी चबाई, आदमी के भूख लगी अपने से खाई, बात खत्म है कि नहीं? तो मत खाओ, छोड़ दो, अपने से मान जाएगा। तो भूख हड़ताल, जब अंग्रेज बात ना माने तब भूख हड़ताल करना है, भूख हड़ताल। तो बाबू आपसे पूछा जाएगा कि भूख हड़ताल की शिक्षा किससे? तो आप बताइए, जब खाना खाइएगा तो खाना का रस अंदर जाता है ना, तो रसकीन से। किससे बाबू? रसकीन। आंदोलन कहाँ कभी टलता है? कभी ना कभी आंदोलन हो ही जाता है, तो टलता नहीं है। टाल्स्टाय, टाल्स्टाय याद रख लीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक सिखाए, लेकिन आंदोलन की शिक्षा टॉल्स्टॉय। आप भूख हड़ताल, तो भूख में रस होता है तो रस्किन। ये बातें आपको याद रखना है। फिरोज शाह मेहता के बारे में हम कहा बताएं, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में इनको एक चप्पल लगा था, लेकिन अच्छे आदमी है। पूना समझौता गांधी जी किए थे। कौन समझौता बाबू? पूना समझौता। पूना समझौता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते हैं क्या किए थे? अलग निर्वाचन क्षेत्र अंग्रेज से मांग के आए थे कि हमको ना भाई इन लोगों में नहीं रहना, हमको ऐसा अलग एगो दे दीजिए ना कि मान लीजिए छोटे जात के लोग खड़ा होंगे तो उनको वोट छोटा जात का ही लोग देगा। इस तरह से गड़बड़ आप बताइए है कि नहीं? कल होकर के वो अलग देश बना लेगा। तो अलग निर्वाचन, गांधी जी बोले जाके भूख हड़ताल वो कर दिए पूना के जेल में, बोले कि हम अब मर जाएंगे। अंबेडकर काहे बोला है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षण ले लो, तो वहीं से आरक्षण दिया गया दलितों को, है ना। तब पूना समझौता गांधी और अंबेडकर समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 1932 में हुआ था। आप बताइए पूना समझौता कब हुआ था और किस जेल में हुआ था? बताइए, अगर जेल का नाम पूछता है, बड़ी बड़ी पूछता है, हाँ बाबू चलो 24 सितंबर, ठीक है बाबू 24 सितंबर को हुआ था। और 23 सितंबर मत मारिएगा, 24 सितंबर को। अब बोले गांधी जी की वादा करो यार, अंबेडकर को बोल रहे हैं कि अंबेडकर तुम वादा करो कि आज के बाद कभी हमसे अलग नहीं हो पाओगे। और गांधी जी जेल में से वादा कर रहे हैं, यार वादा करो। कौन सा जेल? यारवादा जेल। यार से वादा हुआ था यारवादा जेल में। कहाँ पे बाबू? यार वादा करो, यार वादा करो, है ना, याद रख लेना। याद हुआ बाबू? यार आप वादा करो ना। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग की उपज है? कांग्रेस अच्छा चीज नहीं है, कांग्रेस डफरीन के दिमाग की उपज है। बस इस चारे गो में बताना है आपको। कांग्रेस डफरीन, लॉर्ड डफरी, ओबरा डफरीन ना था कांग्रेस के समय। कांग्रेस डफरीन के दिमाग की उपज है, ये बातें किसने कहा? बताइए। नहीं पता है? सेफ्टी बल्ब का जो सिद्धांत दिया था, सेफ्टी, अब आपको समझा रहे हैं कुछ, लिख लो पहले। लाला लाजपत राय। सेफ्टी बल्ब क्या होता है? आप कुकर देखे हैं? कुकर, इस तरह खाना वाना बनता है, देखे हो? ऐसे सीटी लगा रहता है, इस तरह से कुकर रहता है, देखे हो ना? तुम गौर से देखना, एगो सीटी नीचे लगा, एगो है जब तनी मनी है जब खोलने वाला जगह एगो रहता है, एगो और ही छेद रहता है, होल रहता है। जानते हो काहे दिया जाता है? सेफ्टी के लिए दिया जाता है कि कबो है जाम हो जाए तो इधर से भी हवा निकल जाए। लेकिन पता है बाबू, जब है जाम होता है तो ये कहता है कि हम तो कमवे ना करेंगे, हो जाम हो जाता है ताले कुकर ब्लास्ट हो जाता है, मुंह भड़क जाता है। ये तो कह, लेकिन ये सेफ्टी बॉल है, सेफ्टी वाला होल है। जब ये जाम हो जाएगा तो इधर से भी लीकेज होगा। इसका मतलब कहने का था, लाला लाजपत राय जी के कहने का मतलब था कि पता है अंग्रेज कांग्रेस काहे लिए बनाया? हम बता रहे हैं आपको, सुनिएगा ध्यान से। कांग्रेस इसलिए बनाया है कि पूरे भारत में कहीं भी हम लोग मीटिंग कर रहे थे, अंग्रेजों को पता नहीं चल रहा था। सुनिएगा बातों को ध्यान से, अंग्रेजों को। अब देखो, तो हम लोग मीटिंग कर ले रहे थे, अगला दिन प्लानिंग करके वहां अंग्रेज को थूर दे रहे थे। अब अंग्रेज इससे उब गया था, 1857 की क्रांति में इतना पीटा गया था। तब उन लोग के दिमाग में आया, ये काम करते हैं, सब भारतीय जितना भी है सबको बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए,
सब भारतीयों को इकट्ठा करते हैं, एगो पार्टी बना के दे देते हैं कि तुम लोग जो भी कहोगे इस सब लोग आकर के पार्टी में कहना, इस पार्टी का बात सुनेंगे हम पूरा का पूरा। अब वही कांग्रेस में तो काहे लिए किया, काहे लिए बनाया, चालाकी लगाया ताकि सब लोग हमें कोनो ना कोनो बतिया करेगा तो इनमें से एगो बतिया धीरे से क्या हो जाए, कोई आके हमको बता नहीं दे क्योंकि पार्टी तो हमने बनाया है, तो लीक हो जाएगा। तो ये अपना सुरक्षा के लिए ना, अगर लीक नहीं होता तो प्लानिंग करके फिर अंग्रेज को हम लोग थूर देते। तो लीक करने के लिए इसीलिए इसे सेफ्टी बॉल कहा कि कांग्रेस एगो सेफ्टी बॉल है, लीक करने वाला बॉल है जो बातों को लीक कर देगा, तो इसीलिए इसे सेफ्टी बॉल पूछेगा। तो लजाते लजाते बोले लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय। इन्होंने ही कहा है कि कौन दिमाग दिया है, डफरीनमा दिया है, डफर नहीं है, ये कांग्रेस बनाए। तो डफरीन की दिमाग की उपज है, ये बातें आपको याद रखना है ना। चलिए, भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाला पहला, जैसे अभी यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम लेता है ना लोग, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। पहले आईसीएस का एग्जाम होता था, जिससे आईएएस तुम बनते हो ना, आईसीएस। तो भारत का पहला आईसीएस कौन थे? 2 बार बनने वाले तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लेकिन आपको बताना है भारत का पहला आईसीएस कौन चयनित हुए थे, बताइए। आईपीएस नहीं, आईसीएस, आईसीएस, बताइए। ना पता है, लिख लो बाबू, सत्येंद्र नाथ टैगोर सत्य बोलने वाला पहला इंसान बना। अब आइए थोड़ी सी जानकारी इसको हम दे दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इतिहास खत्म अगर समझ जाओ तब। सबसे पहले भारत आया कौन? वास्को डी गामा का आया, वास्को डी गामा आया, व्यापार किया, चला गया। उसके देखा देखी जब व्यापार किया तो इतना ना फायदा हुआ कि पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ही आ गई 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सोचे कि हम यहाँ व्यापार को फैलाएंगे, तो फैलाने से पहले यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना पड़ेगा। तो गुलाम बनाने के लिए पहले पलासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, उसके बाद से बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में। इसी युद्ध के बाद बाबू पूरा का पूरा भारत की सत्ता अंग्रेज अपने हाथ में ले लिए थे, है ना, इलाहाबाद वाला संधि। उसके बाद लोगों को कुछ साल बाद गुस्सा आया था, 1857 में अंग्रेज थुराया। फिर उसके बाद से वो कांग्रेस बना, कांग्रेस में सभी पार्टी एक हुई, एक होकर के अंग्रेजों को कहा कि 1947 में भगा दी। इतिहास खत्म है कि नहीं? इतिहास खत्म, ज्यादा थोड़े जानना है, देख लो यहाँ पे इतिहास। 3 प्रकार का बंदोबस्त था, मैंने आपको बताया है ढेरों सारा। 3 प्रकार का टैक्स लेता था लोग, एगो कहते हैं अस्थाई, एगो को रैयतवाड़ी, एगो को महालवाड़ी। ये नहीं बताएंगे उतना क्योंकि ये नहीं जानना है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? अभी मैंने बताया था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? जो बताएगा दिल से शुक्रिया बाबू कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सर, मैं आज पहली बार आपकी क्लास देख रही हूँ, आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत यूनिक है। बाबू ई तो एगो आज सीक्रेट क्लास है, ये पहली बार आप देख रही हैं। आप ज्ञापन एकेडमी खाली सर्च कीजिएगा ना, खाली सर्च GYA आ जाएगा, उस पर जाकर के देखिए जलवा सेलेक्टेड, जिस तरह लोग हो रहे हैं ना, मजा आ रहा है। चलिए बाबू, तो सेफ्टी बॉल किसने दिया था बता दो हीरो? ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। याद हो जाएगा, हर चीज याद हो जाएगा, मैंने बहुत मेहनत किया आपके लिए। 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो ठीक है भाई, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। यह बात है, मंगल पांडे वगैरह की घटना है। चलिए, 1877 में आईसीएस की परीक्षा को उम्र को घटा करके 21 से घटा, देखो कितना छोटा अंग्रेज था। जब भारत के लोग आईसीएस बनने लगे तो उम्र पर देखो कितना कम उम्र था ना, लास्ट उम्र 21 साल। अगर 22 साल के हो जाएंगे तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। आयु से घटा करके 19 बरस कर दिया, 19 बरस कर दिया। अंग्रेज कितना छोटा था, माने हम क्या बोले, कितना कर दिया? 19 बरस कर दिया। कितना हम लोगों से देख के जलता था लोग, है ना। चलिए, आपको एक चीज तो मैंने बताया था कि याद कर लीजिएगा, इलवर्ट बिल तनी याद कर, लॉर्ड रिपन ने लगाया था इलवर्ट बिल 1883 में। इलवर्ट बिल क्या है? एक बिल माने वो नियम है, ऐसा नियम, देखो कितना खराब नियम है, बताते हम। देखिए नियम कैसा है, मान लो हम हैं अंग्रेज, एगो भारतीय, हम दोनों आदमी गलती किए तो दोनों आदमी जेल जाएंगे, भारतीय और अंग्रेज दोनों।
अब सुनो, अब हमको सजा कौन सुनाएगा? तो अंग्रेज को सजा अंग्रेज ही सुना सकता है, अंग्रेज, कोई अंग्रेज जज होगा तो। लेकिन भारतीयों को सजा अंग्रेजों सुना सकता है, भारतीय सुना सकता है। भारत के कोई भी व्यक्ति जज हो जाए, वो अंग्रेज को सजा नहीं सुना सकता अगर वो इंग्लैंड का है तो। अब कहोगे काहे सर, अंग्रेज गलती करेगा तो भारत के जज लोग ने नहीं, अंग्रेजों को डर था कि ये भारत का है, हमसे जलता शुरुए से है, भगाना चाहता है। कहीं हम मान लो कि कोनो कहे मनी खोद दिए हैं और सीधे जज सुना दे कि इसको फांसी की, खोदने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है, तब तो ये इलवर्ट बिल है। ठीक है, कि अंग्रेजों के लिए जो कानून बनाया गया, ठीक है, उनको सजा कौन सुना देगा? चलो, बहुत अच्छा। चलिए, ये आईसीएस वाला है, एओ ह्यूम, आईसीएस, इन्हें हार्वी टर्म सिमिल, एओ ह्यूम की पूरी जिंदगी जीवनी समझ लो। इनका दिल भारत के लिए धड़कता था बाबू, वो यही एओ ह्यूम है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सॉरी कांग्रेस के सचिव हैं, सचिव 1906 तक रहे थे, 1906 तक रहे थे। आईसीएस सबसे पहले ये आईसीएस अधिकारी थे, कहाँ पे? बंगाल में थे। ठीक है, बाद में उन्होंने रिटायर हो गए। इन्हें हार्वी ऑफ शिमला, जनता का मित्र या भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आ जाइए, पहला कांग्रेस अधिवेशन। पहली बार जब कांग्रेस मीटिंग हुआ था तब मीटिंग रखा गया कि सुनिए, आ जाओ सब लोग मीटिंग करने और अपनी अपनी समस्या को लेके आना। सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से चल दिए मीटिंग में। मीटिंग कहाँ होगा? पूना में, आ जाओ सब, महाराष्ट्र के पूना में। लेकिन जब सब लोग पहुंचे तो वहां एगो बीमारी फैला था, नाम था प्लेग या हैजा, कोनो कोनो कहता है। तो बाबू कैंसिल कर दिया गया पूना का जगह, और उसी समय जगह चेंज करके रख दिया गया मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में रख दिया गया। तो आपको पूछा जाएगा प्रस्तावित जगह तो पूना, लेकिन चेंज कर दिया गया तो मुंबई। मुंबई में एक स्कूल में मीटिंग हुआ, स्कूल में ना बेंच वेंच होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में सब लोग बैठे थे, आगे एक आदमी हेड बैठे थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता है, नाम था WC बनर्जी। 72 लोग थे, कितना लोग? 72, जिसमें बॉम्बे के 21 लोग, मद्रास के, सॉरी बॉम्बे के 38 लोग, याद रख लीजिएगा, मद्रास के 21, संयुक्त संघ बिचवा वाला इलाका का, पंजाब, अब यहाँ देखो तो पंजाब भी 3 गो से लिखा गया है, अब बंगाल भी 3 गो से लिखा गया है, तो यो लिख लो 3 3 गो ये हो गए। स से संयुक्त, स से 7 गो, और 2 गो ना अब याद करना है। ब से बॉम्बे, तब ब में भी ब है और इसमें भी एगो ब है, तो 8 की तरह हो जा रहा है ना। 8 को आधा मिटा दोगे इस तरह तो 3 की तरह दिखेगा, 3 की तरह। तो बॉम्बे में 38, मद्रास में 21, है ना, सप्त में, संयुक्त में 7, पंजाब में 3 और बंगाल में 3, तो टोटल मिला के जोड़ लो 72 गो हो जाएगा। टोटल मिला के 72 गो लोग याद करा दिए ना, इतना आसानी से, इतना आसानी से याद करा दिए ना। अब पूछेगा बिहार से थे ना? बिहार से कौन? वो बड़ा बिहार बंगाल सब एक में था, लेकिन था कोई नहीं, है ना। आइए, आपको यही राष्ट्रीय, आज जाइए बाबू, इसमें से एगो पूछेगा, उग्र चरण। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग बना। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस टूट गया 2 हिस्सा में, है ना, 1907 में। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी भी हुई थी। ठीक है, 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1911 में राजा साहब आए थे, शाही दरबार लगा था, और इस समय बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था। बंगाल विभाजन रद्द, इसी को कहते हैं बंग भंग आंदोलन। कब हुआ था? 1911 में बंग भंग आंदोलन, या बंग भंग कब हुआ था? 1900 में। ये बातें याद रखिएगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का, याद रख लीजिए, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आपको मैंने बताया था। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। 16 में लखनऊ समझौता हुआ था, यह बातें याद रखिएगा। या फिर 16 में एक और चीज याद रखिएगा, होम रूल चला था। होम रूल 2 आदमी चलाए थे, एक आदमी सेंट मार के घूम रही थी, एनी सेंट, मन किया कि सेंट मार के घूम रही, हम शादी कर ले, तिलके चढ़ा ले, तो एनी सेंट और तिलक, ये दोनों आदमी ब्याह करके होम रूल लगाना चाहते थे। 1918-19 में रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुआ था। ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? बताना है कि सबसे कम पढ़ल लिखल लोग कहाँ के थे 2001 से 2001 और 11, बिहार के कि झारखंड के कि
छत्तीसगढ़ के कि मध्य प्रदेश के, बताइए। चलिए चलिए सर, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखिए ज्ञापन एकेडमी कितना तबाही मचाता है। तबाही तो होगी, तबाही होगी, लेकिन हमारा एक और सपना है। एक का अपनी मनपसंद की सभी लड़कियों से ब्याह करना चाहते हैं। नहीं, वो तो मजाक में बोले थे, वो मजाक था। सुनो, मेरा एक सपना है। हम चाहते हैं कि जब हम जॉब की तैयारी करा रहे हैं, बिहार एसएससी माने कोई भी आप फॉर्म भर रहे हैं, बिहार या बीपीएससी, तो जब सर रिजल्ट एक बार आए ना, बीपीएस जब मैं पढ़ा दूं, अभी सिलेबस शुरू हुआ है, पढ़ा दूं ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर, ज्ञापन एकेडमी पर पढ़ा दूं, तो रिजल्ट आए तो इस तरह दिखे, कहाँ से पढ़े हो, आपन एकेडमी नहीं पता है, तब देखो ना हम इतना जलेगा हमसे, सब जल के झोकर जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर है बिहार, लिख लो, झोकर जाएगा सब। हम जलाना चाहते हैं। भारत के साथ बांग्लादेश का सीमा कितना किलोमीटर तक लगता है? ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं, कई बार पूछा गया है। भारत का बांग्लादेश के साथ सीमा कितना किलोमीटर लगता है? एक और क्वेश्चन पूछा है, गलती से पूछ दिया है, माने गलती से कहा, पूछना ही चाहिए, बता रहे हैं का। सुनो बाबू ध्यान से, पूरा सीमा, सीमा हैदर वो नहीं, लफू लफू नहीं जी, मैंने सचिन वाला सीमा नहीं। हो गया ये। देखिए बाबू, एक बात बोले, यहाँ की तो पानी से सटा हुआ हिस्सा है, यहाँ से तो हिस्सा पानी है ना है जी भारत। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, देखिए क्या पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जो भारत है, भारत यहाँ पे तटीय किनारा, भारत के जो समुद्र के किनारे, मान लो यहाँ से मोटरसाइकिल उठाए और चल दिए 100 किलोमीटर, भाई अपन भारत समुद्र के अरिया है, किनारे किनारे है 100 किलोमीटर, तो भारत का तटीय किनारा कितना किलोमीटर है जो समुद्र से सटा हुआ है? ईमानदारी से बताइए। यह क्वेश्चन पूछा था, ये नहीं पूछा था, पूछा था ना कि तटीय किनारा स्थलीय किनारा से कितना गुना होता है। ये क्वेश्चन डीएलएड में पूछा गया था, हम आएंगे उस पर भी। आपको बताना है भारत का तटीय किनारा कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। 7,516। बाग बकलोल, सिर्फ हम मुख्य भूमिका कह रहे हैं, मुख्य भूमिका हम बोल रहे हैं। ये अंडमान निकोबार वगैरह सब लीजिएगा तो मान लीजिए कि हमारे बाइक घुमा लिए किनारे किनारे, हेउजा पानी के किनारे किनारे, हेउजा सब जोड़ ओड़ के ना 7,516 है, 7,516 सब जोड़ ओड़ के। सिर्फ ये मेन मुख्य भारत का हम कहना भूल गए थे, तब मुख्य भारत का बताइए जल्दी। कोई है जो बता सकता है? 6100 किलोमीटर सर, ठीक है, ये 6100, ठीक है। तो बताइए स्थलीय सीमा कितना है? स्थलीय माने जमीने जमीनी, मान लो कि कोई बोले कि हम तो जमीने जमीनी जा रहे हैं बॉर्डर पर, इस तरह से बाइक उठाया, इस तरह से गया किनारे 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 किनारे, तब बताइए स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, तो लगभग इसके दुगुना है। 6100 एक माने 6,000 है ना, तो 6 दूना 12,000 हो रहा है, माने दुगुना से तनी मनी अधिक है। तो क्वेश्चन पूछा था कि तटीय सीमा से कितना गुना स्थलीय सीमा होता है, तो लगभग दुगुना आप बोल सकते हैं। किस तरह से? इसका दुगुना कर लो, क्योंकि इसका देखोगे तो ये भी तट के किनारे है, ये भी 7,516 को लगभग दुगुना करोगे तो आ नहीं जाएगा, लगभग में, लगभग में थोड़ा बहुत 1-2 हजार इन्हें उन्हें चलेगा, ठीक है। हाँ चलिए सर, एक बार मेरा सिलेक्शन होने दीजिए, फिर पूरा गर्व के साथ बोलेंगे आप होने अकेडमी। होगा बाबू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या, हम बताए ही नहीं इसका आंसर। क्वेश्चन था कि बांग्लादेश का, क्वेश्चन था बाबू, कहने गए हो चाचा? यहाँ देखिए, बांग्लादेश यहाँ पे है, आपको बता दे बांग्लादेश, तब भारत से कितना सटता है? बांग्लादेश है सब, तब भारत से 4,096 सटता है। लेकिन क्वेश्चन पूछते कि इधर पाकिस्तान भी तो है, पाकिस्तान कितना सटता है? इधर चाइना भी तो है, तो पाकिस्तान सटता है 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, 3 से 2 3,000
300 कहीं कहता है, कहीं 200। ई है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है मैकमोहन रेखा। ये बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, कब आजादी मिली बांग्लादेश को? बाबू हम ही लोग आजाद कराए थे, आज हम ही लोगों को आंख दिखा रहा है, कहता है कि हम भारत का बात ना सुनेंगे। बताओ सर, एक प्रॉब्लम आ रहा है हमको, मैथ में पूरा बन जाता है किस्त वाला और सीआई वाला। तो आज का क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं, कम से कम आज का वीडियो देखो। जिनको किस्त वाला प्रश्न में डाउट है तो आज का जा करके सुबह वाला मेरा वीडियो देख लो, उसमें हम कुछ एक रामबाण फॉर्मूला लाए हैं, बताए हैं। उस वीडियो को 1.5 बार देखिएगा। 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था, ये बातें याद रखना है। अवामी लीग थी। अगला, नेपाल का सर्वोच्च पर, नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, आपको बताना है, बताइए। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, ऑप्शन नंबर ए। नहीं बाबू, विश्व का सबसे ऊंचा कहो चाहे नेपाल का कहो, उसे ना माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में होकर नाम हुआ सागर माथा हो जाता है, जिसकी ऊंचाई 8848 थी, लेकिन अब हो गया है 8000। अरे पर्वत हमेशा बढ़ता है, ये भूगोल में पढ़ना है कि क्यों उसकी ऊंचाई बढ़ती है। केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611। ये भारत का है, भारत का सबसे ऊंचा यही है, ये बातें याद रखिएगा। उसके बाद से कंचनजंगा है। अगला, सम्राट लुई 16वां को किस तिथि को देखो, लुई 16वां कहाँ का राजा था? फ्रांस का राजा था, पता है? बहुत ही निरंकुश था लुई 16वां, एक और वाइफ और निरंकुश। कभी कभी लुई 16वां माफ भी कर देता था फ्रांस का, तो उसकी वाइफ कहती ना, सुनिए ना, इसको फांसी दीजिए। तो उसका नाम था लुई 16वां की बीवी का नाम था मेरी एंटोनेट या एंटोनिया। ये गुंडा था तो गुंडी थी, है ना? तो बाबू इसको फांसी कब दिया गया था? 21 जनवरी को दिया गया था। 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया। अब बाद में फ्रांस का राजा बहुत दिनों बाद 1804 में, लगभग 7-4-11 साल के बाद 1804 में सम्राट कौन बना? फ्रांस का राजा बना नेपोलियन। नेपोलियन फ्रांस का राजा बना, नेपोलियन संहिता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ। चलिए, बहुत अच्छा। अगला, नेपोलियन सम्राट कब बना? 1804 में बना था, इसमें सोचना क्या है, आते आते नियम दिया। अगला बाबू, लेटर्स द कैस्ट क्या है? लेटर्स द कैस्ट क्या है बाबू? राजा का आज्ञा है, पोप का आदेश है, व्यापार करने का अधिकार पत्र या चुंगी वसूलने का अधिकार है। लेटर्स द कैच क्या है? सर एक बार मेरा नाम लीजिए, आशीष ठाकुर। चलिए बाबू, मैंने आपका नाम ले लिया, अब आप तनी पढ़िए, है ना? लेटर्स द कैस्ट क्या है? कैस्ट बोले हैं, बताइए। नहीं पता होगा आपको। लेटर्स द कैच मेरे हिसाब से व्यापार करने का हिसाब होना चाहिए इसमें ना। लेटर्स द कैच, थोड़ा सा इसमें मेरे कोई डाउट है। लेटर्स द कैच क्या है? कचेट लिखा गया है, कचेट नहीं होता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमको इसलिए डाउट आ रहा है ना। आपका आंसर क्या जा रहा है? रुक जाओ, मैंने हमको लग रहा है कि लेटेस्ट केस में वो क्या बोलते हैं, फ्रांस में जो राजा लोग था ना, तो फांसी चाहे कोनो सजा होता था तो उसको मैंने उसी पर लिख करके देता था। तो व्यापार राजा कह सकते हो, पोप नहीं, दूंगी नहीं, तो राजा का आज्ञा कह दो, राज्य आज्ञा होगा, हो जाएगा, ठीक है, राज्य आज्ञा। मैंने फांसी उसी होता था चाहे कोई भी सजा, तो उस पर लिख करके दिया जाता। लेटेस्ट इसका, इसको कैच कीजिए, पकड़िए और सुनाइए, तो राजा का आज्ञा लिख सकते हो, राजा का आज्ञा
उसमें कोई इंग्लैंड, बाप रे बाप, भाई चोटा को देखो, जिंदगी भर सबको लूटा, अपने लूटने की बारी आई तो समझदारी से आराम से फरिया लिया। इंग्लैंड में क्रांति हो गई, गौरवपूर्ण क्रांति हो गई। कब हुआ था इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति? वही अंग्रेज जो सबको लूटा, ओकरे यहाँ मार हो गया। कब? कितना खुशी का बात है, याद रखना है, गुड न्यूज है, याद रखना है। 1688 में, बिल्कुल सही जवाब है। मॉन्टेग्यू ने कौन सा पुस्तक लिखी है? विधि की आत्मा। मॉन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है बाबू, आप हमें बताइए। मॉन्टेग्यू की कौन सी पुस्तक है? मॉन्टेग्यू की कौन सी पुस्तक है? रूसो कहाँ का था? रूस का मत लीजिएगा, फ्रांस का था, है ना? बताइए। वाह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक जवाब है, कोनो कोनो का गलती भी है। विधि की आत्मा लिख लो, यही होगा। हाँ ठीक है। अरे बच्चे बच्चे को पता है कि विधि की आत्मा किसने लिखा है। अगला, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस समाचार या पत्रिका का संपादन किया? कौन ऐसा पत्रिका है जो महात्मा गांधी का है? आई जानते हो कब लिखा गया था? याद करो, पूना पैक्ट, गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, अंबेडकर तो मान गए। अब गांधी सोचे कि सारा के सारा दलित जितना हरिजन है, इस सब हरिजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बात मान रहा है, मेरा तो वैल्यू ही नहीं है। तो गए हरिजन लोगों के बीच, छोटे जात जो भी कहे जाते थे उस समय। अब बोले कि तुमको कौन बोल रहा है कि तुम छोटा जात हो? तुम तो हरिजन हो। हरि माने भगवान, जन माने तुम तो भगवान के आदमी हो। तो अब इस तरह हो रहा है लो, अच्छा मैं भगवान का आदमी हूं, मैं हरिजन हूं सच में। उसी समय से हरिजन वर्ड आ गया छोटे जात लोगों के लिए। ठीक है, तो सारा का सारा लोग बतिया महात्मा गांधी का मानने लगे। अम्बेडकर बोले वाले बहुत बुढ़ऊ पाठ पढ़ाए कि अब हमरे बतिया ना सुन रहा है, तो एगो पत्रिका ही लिख दिए, हरिजन। केसरी और मराठा ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। स्टेट्समैन, ये आप बताइए ये किसकी रचना है? ठीक है, आप बताइए बाबू, स्टेट्समैन किसकी रचना है? माने आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, आज तक नहीं पूछा है। माने हम जितना दिए हैं ना, माने समझ जाओ, नहीं पूछा है। माने हम दिए हैं एग्जाम बीपीएससी, हाँ टीचर वाला, हाँ मास्टर है। यहाँ देखो प्लेटो यहाँ देखो प्लेटो ने, है नहीं? चलो 3200। बिहार का सबसे बड़ा बात है कि क्या हम कहें, मौका मिला है तो कभी बताएंगे हम कि आपका जॉब कैसे जल्दी लेना है। कभी इबादत सर भी बताएंगे, राज की बातें खोलेंगे। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? गोपालगंज में लड़की ढेर है, 1021 लड़की है गोपालगंज में, बाप रे बाप, 21 को लड़की कमारे मरने वाली है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर 64 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये बातें याद रख लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, फटाफट क्वेश्चन को चेंज करते हैं और अगला क्वेश्चन लाते हैं। चलिए, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? लोनार झील, पहले तो बताना है लोनार कहाँ है, और ये एक प्रकार का क्रेटर झील है। एक प्रकार का, किस प्रकार का झील है? क्रेटर, ज्वालामुखी, ऊपर से ज्वालामुखी बोल रहे हैं, सॉरी क्या बोलते, उल्का पिंड गिरा था तो जमीनों में खाल हो गया था, अखाल हो गया तो कुछ दिन बाद पानी भर गया, क्रेटर। लोनार झील कहाँ है बताइए, फटाक से बताइए। लोनार झील, मैंने बोला था मार मत करो, मार फिल्म में होता है, अब फिल्म कहाँ बनता है बताइए? लोनार झील कहाँ है? चलिए, एक टीचर में क्वालिटी बहुत बेकार चीज लग रहा है, जानते हो क्या? जैसे सभी टीचर को देख लो, जो जो जॉब में सिलेक्शन जिसका जिसका ले रहा है, पता ना क्या है। टीचर में आने एक समय रहता है कि लगता है कि हम जॉब ले लिए, कितना सुकून मिला सरकारी नौकरी, फिर कुछ दिन के बाद रिटायर हो जा रहा है लोग। सब टीचर कह के देख लो, आज कितना इंस्पेक्टर भी रहे हैं और वो लोग रिजाइनिंग दे दिए हैं।
तो कितनों भारी जॉब हो, लेकिन एक टीचिंग जब दिमाग में घुस जाता है ना कि हमें कुछ बेहतर करना है अपने बच्चों के लिए, तो सब चीज से रिजाइन देना पड़ता है, कम उम्र में जिंदगी बर्बाद हो जाता है ना। चलिए भाई, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान टीटीकाका झील कहाँ है? तो बाबू टीटीकाका झील बोलीविया के पठार पर है, ब्राजील के पठार पर है। बोलीविया के पठार या फिर गुयाना, ब्राजील होगा नहीं, पेंटागुनिया का पठार है। चलिए ये आपको बताना है, अभी बताइए। मैंने आपको बताया है पेंटागुनिया के बारे में, बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा नौकायान झील टीटीकाका किस पठार पर है? टीटीकाका, बताइए। टीटीकाका झील किस पठार पर है? मैं देख रहा हूं थोड़ा इसमें भी। एंडीज पर्वत, नहीं, गलत है। आपको याद है हम बोले थे कि एक झील है टीटीकाका जो पेरू और बोलीविया के बीच है, आपको याद है? मैं, हमारा बुढ़ऊ बोल रहे थे, काका बोल रहे थे कि हम बोलले भी हमार पतो बहू हमारा पैरवा में गिरेगी तब हम खाना खाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बोलले भी है, बोलीविया आप पैरवा में गिर, तो पेरू के बीच में एगो झील है टीटीकाका झील, जो नौकायान के लिए सबसे ऊंचा झील माना जाता है। तो बोलीविया के पठार याद रखिएगा, बोलीविया के पठार। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, लिख लो बाबू। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल होता है। एगो बात बोले, जितना भी मरुस्थल होगा, मरुस्थल माने बालू वाला इलाका, सब किसी ना किसी द्वीप के या महाद्वीप के बाएं साइड में होता है, किसी ना किसी महाद्वीप के बाएं साइड में होता है। ये दिमाग में रखें। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आटाकामा मरुस्थल। अगर आप अफ्रीका में देखिएगा तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाएगा, गर्म मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। भारत में देखिएगा, भारत में तो वो राजस्थान में बाएं साइड है थार का मरुस्थल, है ना। सब बायां साइड ही होता है जितना भी मरुस्थल होता है, ठीक है। अब काहे होता है वो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, एम कहा जरूरी है पढ़ना, ज्योग्राफी नहीं वर्ल्ड मैप में पढ़ा जाएगा। किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है? किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है, बताइए। बहुत अच्छा। चलो, यहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट आया, थैंक यू सो मच बुसरा परवीन। दूध में चावल डालो तो खीर बन जाएगा, और अमित सर हमारे गुरु हो तो पक्का तकदीर बदल जाएगा। थैंक यू सिस्टर। चलिए, किताबुल हिंद किसका है बाबू? सर बहुत कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, लेकिन 2 बार सो गई बीच में। अच्छा बाबू, आप वो देखिए, नींद सबको आएगा, आप देखिएगा तो नींद आएगा। देखिए बाबू, किस किस लड़की को, लड़का को नींद है? जिस पर जिम्मेदारी रहता है। कैसे? जो लड़का हाथ चला, मुंह चलाते ना, बोलते रहो ना, जब कोई भी कंडीशन में आप शांत होइएगा तो आपको नींद आ जाएगा, ठीक है। आप बोलते रहिए, लिखते रहिए कमेंट में, तब जाके आपको नींद नहीं आएगा। अन्ना तो 2-4 नींद खींचिए लीजिएगा बीच बीच में, है ना। चलिए बताइए बाबू, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल बैरूनी के द्वारा, ठीक है बाबू, अल बैरूनी के द्वारा। अल बैरूनी नहीं है, अल बैरूनी, अल मसूदी मत कह दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग यानी नीदरलैंड में है? नीदरलैंड या द हेग में कौन सा है? आर्थिक ये तो होगा नहीं, सुरक्षा परिषद है कि महासभा का है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। ये बातें आपको याद रखना है। मैंने आपको यूएनओ के बारे में पढ़ाया था। संयुक्त राष्ट्र सभा के 6 अंग होते हैं, 6 अंग। पहला को कहते हैं महासभा, दूसरा को कहते हैं न्यास, ट्रस्ट, माने इसको चलाने के लिए सब लोग दान उन करेगा ना, तो इसी ट्रस्ट में दान करेगा। अगर कोई विश्व में कोनो देश गलती कर रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में लिखे हैं हम, ठीक है। ये है सचिवालय,
और ये है सामाजिक आर्थिक परिषद। कोनो देश गरीब हो जाए तो पैसा देता है, अगर किसी देश पर अटैक करना हो तो डिसीजन सुरक्षा परिषद लेता है। इसी सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। विश्व का पुलिसमैन, ये पूरे विश्व को देखरेख करता है। ठीक है, देखो न्यायालय और सचिवालय में अंदर, न्यायालय में 15 गो जज होते हैं, एक गो जज 9 साल के लिए बहाल होता है। ठीक है, अब आइए महासभा में टोटल 193 देश होते हैं अदल बदल करके, लेकिन पहली बार एगो महिला अध्यक्ष बनी थी। महासभा का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। किसकी बहन है अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू की बहन है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष का चुनाव होता है, मैं ये कभी बताऊंगा। अलमुरी सीताराम राजू, ये तो आपको कुछ दिन भी सुनिए, हाँ मैंने बोला था, याद है? ये उसी दिन वाला बैच है जो मैंने बोला था सीक्रेट बैच। अब मैंने आपको बोला था, लिख के बताए थे रतिया को भी, कि अलमुरी सीताराम राजू पूछता है बड़ी, आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। मैंने ये बताया था अलमुरी सीताराम। आज के एग्जाम में भी ये आ गया है, आज के एग्जाम में भी ये अलमुरी सीताराम राजू के बारे में आया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी बताना है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। ठीक है, हरित क्रांति, अब विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये बातें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर वन WW1 प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? तो बाबू, अमेरिका और रूस एक दूसरे का सौतन है। सौतन समझते हो? वो देखो, एगो खुश रहेगी तो दूसरा ओकरा का खुश नहीं देखना चाहेगी। तो जब तक युद्ध में रूस था तब तक अमेरिका नहीं। रूस चला गया अपने घर 1917 में, क्योंकि रूस की क्रांति, रूसे में युद्ध हो गया था, तब अमेरिका 1917 में एंट्री मारता है प्रथम विश्व युद्ध में। सुनिए, आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, आज पूछ दिया है। देखिए, मैंने बोला ना, जो पढ़ा रहे हैं हमारे, वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में पूछ देता है। ये दोनों बैंक की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये दोनों बताना है। ये बताना है कब हुई, एक ही समय है, मुख्यालय भी एक ही जगह है, मुख्यालय कहाँ है, ये दोनों बताना है। ये दोनों बैंक लोन देता है, अंतर है। वर्ल्ड बैंक देता है व्यापार करने के लिए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, ये ऐसा बैंक है जो कोनो देश गरीब हो गया तो खाने पीने के लिए दे देता है, ये बाद में लौटाते रहना, है ना। चलिए बताइए, 1944 में, 1944 दोनों लिख लो, दोनों बैंक 1944 में ये बना था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है बाबू? स्विट्जरलैंड, बहुत पिटाइएगा, जेनेवा में है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क। हे भगवान, क्या कहें हम। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हाय रब्बा, वशिंगटन DC, वशिंगटन, जॉर्ज वशिंगटन राष्ट्रपति पहले थे, वशिंगटन DC, वशिंगटन में कई बार बताए हैं, का हम कहें। ये पूरा का पूरा आपको देख लीजिएगा, बहुत सारा वर्ल्ड वार पूरा हमने पढ़ा दिया है इसमें, हम इसमें पूरा नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में की शुरुआत कब हुई या कब खत्म हुई, कब से कब तक? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बच्चे बच्चे को पता है इस दर्द के बारे में। इलाइलाज रोग है बाबू मेरे, बच्चे बच्चे को पता है। बताइए, 1914 से 18 तक, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आपको बता दें। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ना इंपरेटर जहाज के बारे में, इंपरेटर जहाज जर्मनी के द्वारा बनाया गया था, इंपरेटर जहाज। ठीक है, बहुत तेज, जैसे मान लो अमेरिका के पास खूब खतरनाक जहाज थी, लुसितानिया वगैरह भी बहुत सारा, तो ओकरे देखा देखी इंपरेटर जहाज जर्मनी ने बनाया था। लुसितानिया जहाज को मार दी कौन? जर्मनी के जहाज, लेकिन गलती कर दी, जा रही थी चुपचाप लुसितानिया, केहू को ताना नहीं मार रही थी, जर्मनी खिसिया के मार दिया बम। उस जहाजिया में अमेरिका के भी लोग बैठे हुए थे,
अमेरिका बोल गया अब हम भी युद्ध में कूद जाएंगे। तब 15 में होकर लोग मरे थे। देखो यहाँ पे लिवरपूल, देखो यहाँ पे न्यूयॉर्क से लिवरपूल इंग्लैंड में जा रही थी, जर्मनी द्वारा आक्रमण, 123 गो अमेरिकी मारे गए। अब बाद में 1917 में अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में आ गया, जब यूएसएसआर यानी रूस का हो गया बाहर हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे, है ना। 1918 में तुर्की, ऑस्ट्रिया, ये सब प्रथम विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। और लास्ट में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बेचारा जरते जरते मर गया, यानी हार गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा जब जर्मनी जब हारा तो उस समय जर्मनी में युद्ध करते समय कौन से शासक थे? तो केसर विलियम द्वितीय। अब बताओ ना, ये छोटा भाग गया, केसर, केसर खाने के लिए ये भाग गया, युद्ध छोड़ के भाग गया। लुसितानिया नामक जहाज किस देश की है? तो लुसितानिया नामक जहाज बाबू ब्रिटेन की थी, लेकिन ए पर लोग 123 वो किसका बैठे हुए थे? अमेरिका का बैठे हुए थे। बाकी आपको जानकारी नेक्स्ट। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपको मैंने कई बार बताया है, भारतीय संविधान की आत्मा। एक और बताना है, किस भाग को, संविधान के किस भाग को? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। संविधान के किस भाग को, सुनिएगा बातों को ध्यान से, किस भाग को मैग्ना कांटा कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कांटा, मैग्ना कांटा कहा जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको बता दें, भाग 3 को कहा जाता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार वही याद रहेगा। चलिए, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा कौन सा चीज कहाँ से लिया गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मौलिक अधिकार की बात करें या प्रस्तावना की बातें करें, ये अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से भाग 4 राज्य के नीति निर्देश। आयरलैंड में सुन लो, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ना, वो भी लिया गया है ना। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, 368 अनुच्छेद, है ना। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां याद रखिएगा। 4 और 2 मिला के 6 हो रहा है तो 76 में, और 4 और 4 8 हो रहा है तो 78 में। 76 78 बड़ी पूछता है। तो 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और 44 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और ले जाके 300A में जोड़ दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब? तो जैसे 42 आएगा तो 4 और 2 6 यानी 76 में, और 44वां कब? तो 78 में। ये बातें आपको याद रखना है। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई? सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई? चलिए, यहाँ पे अप्सरा बाबू बोल रहे हैं कि सर मेरा छोटा भाई, उसका नाम आमिर है, वह 6 क्लास में और 8 का मैथ सॉल्व कर लेता है। 10 का सवाल है, वो भी आपके क्लास देख रहा है और कुछ दिनों से जीके जीएस अच्छा जान गया। वाह क्या बात है। अरे हम बोल रहे हैं ना, कौनों को दिखाओगे जीके जीएस हो, चाहे हम मैथ पढ़ा रहे हैं, बच्चे को हम सिखा देंगे, हर चीज जहन में उतार देंगे। एगो संविधान नहीं बोले थे, इस संविधान एक बात बोला था कि हमरे में बहुत ज्ञान है, हम क्या है? संविधान है ना। तो देखो बाबू, तो हम संविधान ही मैंने संविधान बोला था। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। कब से कब तक? ई कमेंट करो, कब से कब तक? सर पीडीएफ डाउनलोड कर लें। हाँ बाबू, आपको हम भेज देंगे ये पीडीएफ, है ना। पीडीएफ यहाँ पे बोला गया ना, सीक्रेट है। पीडीएफ किस तरह से भेजा जाएगा? आप जैसे क्लास खत्म होगा ना, हम कह रहे हैं ना कि हम आज मैथ पढ़ाएंगे तो मान लो 10 बज रहा है, अगर फॉर्मूला का ट्रिक बताए तो 2 घंटा लग जाएगा आपको, तो याद जल्दी हो जाएगा, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन क्लास चलेगा। बहुत अच्छा। 19 का लिख रहे हैं बकलोल? 17 से लिखो, 17 से 56 लिखो ना, 56 से 63 तक। 19 से थोड़े, तुम लोग घबरा जाता है कभी कभी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? उस वक्त हुआ था जब अमेरिका में पहली बार संविधान लागू हुआ था, है ना। चलिए, बहुत अच्छा रिजल्ट बाबू, बहुत अच्छा होगा, सुन लो। अच्छा एक बात बोलो, हम तो बोले थे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तनी कम जलाना है,
कुछ ढेरे अब जल रहा है हम लोगों से। हाँ, अच्छा लग रहा है। जानते हैं हम काहे चिल्ला के कहते हैं लोगों को जानते हैं वो क्या कहता है लोग कि आप कहते हैं डायरेक्ट, किसी को बुरा लगेगा तब अजीब वाले। हम बुरा लगने के लिए ही कहते हैं। मान लो हम बुरा लगने के लिए कहें, आप बुरा नहीं लगे तो फिर हमको बुरा लग जाएगा कि हम बेकारे बोले, है कि नहीं? गड़बड़ है। फ्रांस की क्रांति 1789 इसी समय अमेरिका का संविधान भी लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार, आ जाइए जनगणना के बारे में। मैंने बोला था ना कि हम हर टॉपिक कवर करेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत शहर में रहती है? कितना परसेंट जनसंख्या शहर में रहती है आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 2011 के जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत जनसंख्या जो बिहार की है वो शहर में रहती है? ज्यादा रहती होगी 11 के अनुसार। लिख लो बाबू, 11.3% जनसंख्या शहर में रहती है। अब आइए हम यहाँ कुछ आपको यही चीज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे बोले कि जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो आप लिख लीजिए कि सर जनगणना की शुरुआत 1872 से हुई। इतना धीरे धीरे हो रहा था एकदम म्यों म्यों कि ये बंद कर दिया गया जनगणना। जनगणना मैंने लोगों का गिनना म्यों म्यों हो रहा था, मैंने धीरे धीरे लोगों को गिना रहा था। तो लॉर्ड मेयो क्या थे बाबू? लॉर्ड मेयो वायसराय थे। ये बातें याद रहेगा। लॉर्ड मेयो क्या थे बाबू? वायसराय थे या गवर्नर कह सकते हो। फिर अच्छा तरीका से, सुचारू रूप से, वैज्ञानिक तरीका से 1881 में रिपन ने, किसने बाबू? रिपन। अरे यार ऊपर जाओ ना। रिपन के समय में जनगणना की शुरुआत हुई। कहेगा हाँ सर। जब जनगणना की शुरुआत हुई तो आइए बिहार की जनगणना देखते हैं। बिहार का लिंगानुपात 918। 918 माने अगर बिहार में 1000 आदमी है तो उसमें 918 ही को लड़की है, बाकी माने 918 माने लड़कियों की संख्या 918 हर 1000 स्टूडेंट पर। अगर 1000 जहां लड़का है तो वहां लड़की कम है। ये बातें याद रखिएगा। बिहार का साक्षरता, बिहार में कितने परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं? तब बिहार में 61% है। अब सुनिए, बीपीएससी टीआरई 1 में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? जब हम लोग टीआरई 1 तो सुनो, पूछा था कि बिहार में कितना परसेंट महिला साक्षर है। ऑप्शन दिया था 52.2%, 52.3%, 51.5 नहीं था। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक? बहुत इजी था, ठीक है? तो आपको याद रखना है 51.5% महिलाएं यहाँ पे साक्षर हैं, ठीक है? टोटल बिहार में पढ़े लिखे लोग 61%, जिसमें पुरुष 71.2। 71 को 20 कम कर दो। ए सुन लो, पुरुष हमेशा तुमसे 20 रहेगा, कहेगा तो महिला खिसिया जाएगी। 20 रहेगा? कैसे कह रहे हैं कि 20 रहेगा पढ़ने में? हम कहेंगे हम नहीं कह रहे हैं, 2011 के जनगणना कर, लिखनतमों के आगे लड़ लेगी सब, लिखनतमों के आगे लड़ लेगी। हाँ 20 कैसे? हम तो अपने पति से 20 पढ़ जाते हैं। पढ़ोगे नहीं, एक दिन कान के नीचे बजाएगा, झंझना जाएगा। यहाँ देखो 20 है नहीं, 51 से 20 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? 71। याद कर लो। तुम अपने आप को बनती हो 51, हम तुमसे 20 हैं हम, 19 नहीं 20। तो डायरेक्ट कहो 51 से 20 बढ़ा दे 71। तो पुरुष कितना पढ़े? 71। और महिला कितना सीखे? 51, है कि नहीं? याद रख लो। और टोटल दोनों को मिला के 61.8%, ठीक है? बिहार में केवल कितना परसेंट शहर में लोग रहते हैं? अब ये बताए थे 11.3% लोग शहर में रहते हैं, ठीक है? हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे कम वाला ये छोड़ो। अब कहिएगा सर 1 मिनट एक और बात पूछे, 2011 का जो लोग गिनाया था तो 81 से गिनाते आ रहा है, 10-10 साल पर जनगणना होता है। तो 2011 वाला कौन नंबर का जनगणना है? तो बाबू आजादी के बाद 7वां नंबर का जनगणना है। अरे 1947 में आजाद हुआ, तो उस आजादी के बाद 7वां नंबर का जनगणना है, ठीक है? लेकिन जब से जनगणना शुरू हुआ तब से ये 2011 वाला 15वां नंबर का जनगणना है। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है? बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तब बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जिसमें सबसे ज्यादा घन कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा घन हम आपको बता दे, शिवहर का घनत्व ज्यादा है। सबसे ज्यादा घन लोग कहाँ पे है? क्योंकि छोटा है, तो छोट घर में ज्यादा लोगों को बैठा तो घन नहीं दिखेगा। तो शिवहर का घनत्व अधिक, घनत्व अधिक शिवहर का। कैमूर का घनत्व कम है। इधर साइडवा में कैमूर है क्योंकि पर्वत वगैरह है, तो यहाँ का घनत्व कम है। अब यहाँ कितना घन है? तो बाबू 1880 के करीब में यहाँ पे पड़ेगा।
माने शिवहर में अगर 1 किलोमीटर इस तरह घेर दिया जाए, 1 किलोमीटर, तो हमें कितना लोग पर किलोमीटर अगर घेरा कर दें तो उसमें 1880 वो लोग मिल जाएंगे। ये बातें आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा और जान ले हम लोग जनसंख्या के बारे में, पूरे विश्व के बारे में जाने। ठीक है, अच्छा पूरा विश्व में तो ढेरे लोग होगा बाबू, भाई करोड़ों अरबों लोग हैं, है ना? कहेगा हाँ वो तो है सर। 2011 के जनगणना के अनुसार पता है भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। अभी तो हम लोग जनसंख्या में 1 नंबर थे, 2011 में हम लोग 2 नंबर थे, है ना? 1 नंबर पे चाइना था। टेंशन मतलब जनसंख्या बढ़ाने में पूछो नहीं, लॉकडाउन लग गया, बिया इतना हो गया, ठीक है, कि जनसंख्या लगातार बढ़ते चला गया, लगातार। हम दो हमारे 30, कोनो काम धंधा नहीं है, ठीक है, खाली प्रोडक्शन, फैमिली प्लानिंग करना है, इकोनॉमिक्स प्लानिंग भाड़ में जाए, है ना, जाने दो, कोई बात नहीं। तो बाबू उस समय 121 करोड़ था, ठीक है। विश्व का हम लोग अकेले 17.5% आ जाते हैं। पूरा विश्व में अगर 100 गो लोग मान लो तो 17 गो लोग भारत के हो जाएंगे। इतना बड़का देश है, 193 गो संयुक्त राष्ट्र में आता है। उसमें बिहार का भारत के साथ कितना, यहाँ देखो बिहार का भारत की जनसंख्या, ये हटाओ, 2011 की जनगणना बिहार का जनसंख्या कुल भारत का 8% है। ये तो आप बता ही थे कि अगर भारत बड़ा है, अब भारत के हिसाब से बिहार को देखिए कि बिहार में कितना परसेंट, तो 8.58% ओरिजिनल होगा। ये बातें आपको याद रखिएगा। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़, यहाँ पे 10.41 करोड़ था। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो बिहार भारत का 12वां राज्य है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से तीसरा। बाबू सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। लिख लो बाबू, 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर महाराष्ट्र और 3 नंबर में बिहार की जनसंख्या है। और कमाई में हम लोग बहुत पीछे हैं, कमाने धमाने में। खाली ब्याह करने को कह दो ना अपने का लड़का, यस पापा जी जल्दी ब्याह कराइए, है ना, ब्याह। अब कह दो कमाने को, के जाई कमाए, उहे आई तो कमाई हम बैठ के खाएंगे, है कि नहीं? चलो, बिहार की जनसंख्या घनत्व इतना है, मैंने लिख दिया। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला शहर पटना है। अब बिहार का सबसे कम आबादी वाला शहर शेखपुरा है। मैंने बोला था कि बिहार का लिंगानुपात 918 है। अब आइए, अब मैं बातें कर लूँ थोड़ी सी आपके। मैथ हम सोचे थे कि इसमें पढ़ा दें अपनी मोहब्बत मोहब्बत बोले तो ट्रायगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो 11 हो ही जाएगा। सुनो बातों को ध्यान से। पहले आपको अब प्लानिंग क्या करना है, आप आराम से पुराना वीडियो निकालिए डीएलएड का, ज्ञापन एकेडमी पर जाकर मिलेगा, ज्ञापन एंट्रेंस कोनो पर जाकर मिलेगा। डायरेक्ट लिखिए कि डीएलएड बाई अमित सर, डीएलएड बाई इबादत सर, कुछ लिखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। इसको तनी हैशटैग लगाइए, जानते हैं क्या? सीक्रेट क्लास बाई अमित सर, सीक्रेट क्लास बाई अमित सर लिख दीजिए, ठीक है। ये वीडियो डिलीट हो जाएगा, इसलिए डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अब सुनिए, एग्जाम जब हो जाएगा तो आपको प्लानिंग क्या करना है। आपको बिहार में जितना फॉर्म आए, कोई भी फॉर्म को भरिए, भरिए आप, चाहे वो सचिवालय का हो, चाहे कोई भी लेवल हो, आप बीपीएससी कोई भी भरिए, ठीक। आपके लिए हम लोग हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट किए हुए हैं। तो बैच लॉन्च हो चुका है भारत में, ऑल इन वन, सब कुछ खत्म एक बैच। मैं फिर से इसका अनाउंस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी शुरू नहीं हुए हैं, थोड़ा सा पढ़ाए हैं, जा करके जितना पढ़ाए हैं पहले देख लो, तब पता चलेगा लेवल किस लेवल का क्वेश्चन है और कितना प्यारा हम बताएं। ऑल इन वन में सब सब्जेक्ट का 0 लेवल से पढ़ा करके भारत के सभी एग्जाम पर वार कराया जाएगा। आपको इस लेवल पर हम लोग अपना वीर को तैयार कर रहे हैं, अपने सेना को इस तरह तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे बाबू ऑल इन वन बैच हो रहा है कहां? ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर। पहला बात है, इसको जाकर के ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से जुड़ जाइए। अब आइए बात करते हैं जीविका का। जीविका का बैच जो है, जीविका का हर चीज, कुछ पैसा वैसा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतना अपनी फैमिली से प्यार मोहब्बत दिया है ना, काफी है, उतना काफी है। ज्ञापन एकेडमी जो अपना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ज्ञापन एकेडमी जो भारत में झंडा गाड़ा है, भारत का उभरता नहीं, उभर चुका सितारा है, अभी उभरा है, ठीक है। जीविका का, जीविका से रिलेटेड फाउंडेशन बैच जो 0 लेवल से मैथ पढ़ना चाहते हैं, ये अभी अब शुरू होने वाला है। तो बाबू मेरे, ये होगा ज्ञापन एकेडमी पर, ठीक है। ज्ञापन इस पर सीक्रेट क्लासेस चलेगी, जिस पर डर रहेगा कि अगर हम वो क्वेश्चन बताएं जो एग्जाम में आ जाए, थोड़ा सा सब लोग के अंदर जलन की भावना हो गई है, तो इस वजह से हमको दिक्कत हो गया है, हमको तो ढेरे दिक्कत हो गया है।
तो अब मास्टर वे जर रहा है, आग फेंक रहा है, फेंकने दो, जाने दो। लेकिन सब छोड़िए बाबू, आप बताइए कि क्लासेज कैसी लगी? क्लासेज कैसे, मैं मैथ को पढ़ा दूंगा। क्लासेस कैसी लगी बताइए, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए। बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा सर। जीविका में जब तनी, हाँ ठानी, हाँ अच्छा चलो ठीक है। जीवन वाला बोल रहे हैं आप। सीक्रेट क्लास बाय अमित सर, जीविका वाला, अच्छा बहुत अच्छा। तो लव यू तनी, जैसे सर जी मेरा नाम लीजिए, शिवम गुप्ता जी, शिवाश गुप्ता जी, या फिर जो भी हैं, शिवांश गुप्ता। बाबू एक बात बोले, जैसे ही क्लास खत्म होगा, आज 3,000 बच्चे हैं ना, सब लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं, जो लोग सच में करते हैं, एक वो छोटा सा कमेंट हमारे अंदर इतना मोटिवेशन डालता है कि रात रात भर हम आपके लिए जगते हैं। तो एक छोटा सा लव यू सर लिख दीजिएगा, और हैशटैग अमित सर जरूर लिखिएगा इस वीडियो में। हम चाहते हैं 3,000 बच्चे हैं ना, तो कम से कम 2,500 से ऊपर, चाहे 3,000 हो जाए तो खाली लिख दो मजा आ गया सर, क्लास कैसा लगा, क्या याद करने में सच में आपको अब जीके जीएस आसान लगता है, मैथ आसान लगता है, रीजनिंग आसान लगता है? तो बाबू सब सब्जेक्ट की तैयारी मैं करा करके रिकॉर्ड तोड़वाऊंगा। ठीक है बाबू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लव यू हमार फैमिली, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। अपन अपने महिला मित्र का भी ख्याल रखा करो। धीरे से बोलना है क्योंकि आपके पापा भी बैठे होंगे।